अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही अटेन। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब खैर व खैरियत से होंगे। इतवार के रोज़ आपका अच्छा गुजरा होगा और इस हवाले से जो आपके काम रुके हुए होंगे यकीनन आपने वो मुकम्मल किए होंगे। उसके साथ साथ फैमिली के साथ भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो इतवार का एक रोज़ हमारे पास होता है जिस दिन हम सुकून से या सो पाते हैं या जो घर के काम होते हैं वो मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पूरा हफ्ता एक बिज़ी शेड्यूल होता है, वहाँ मुकम्मल वर्किंग चल रही होती है प्रोग्राम के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से। और इसी तरह जो हमारे साथ आसपास जो लोग होते हैं वो भी इसी तरह वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर औकात हमारा कई दूसरे इदारों में जाना होता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ भी जो इस हवाले से ऑफिसर होते हैं, उसके अलावा जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो भी स्ट्रेस में नज़र आते हैं कि हमने अपना काम मुकम्मल करना है, सुकून नहीं मिल रहा, छुट्टियाँ नहीं मिल रही। लेकिन कोविड में ये हुआ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के मुलाजमीन थे उनको कुछ रिलीफ मिल रहा, क्योंकि 50% के हिसाब से जो स्टाफ था। लेकिन जो इस हवाले से अमूमन ये राय अभी तक कायम है कि जो इतवार का दिन है वो बेस्ट होता है, क्योंकि इस दिन आपको आराम मिलता है और आपको छुट्टी होती है आपको कामों से, तो आप घर में बैठकर आराम कर सकते हैं। और इसमें करना तो यही चाहिए कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को टाइम दें ताकि आपका मूड अच्छा हो और आप जो अपनी चीज़ें हैं वो शेयर करें, ताकि शेयर करने से ये कहा जाता है कि आपका जो बोझ है वो कुछ हद तक हल्का हो जाता है। तो उसके साथ साथ हम एक और रोज़ बात करते हैं कोविड की। तो कोविड की 4th लहर जारी है, तो एहतियात लाजमी करनी है, वैक्सीन लाजमी करानी है। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो रोज़ाना मुल्तान में केसेस भी आ रहे हैं। आज बात करें गुज़िश्ता 24 घंटों की तो 35 केसेस मुल्तान में रिपोर्ट हुए। तो ये रोज़ाना का डाटा है, कभी ये केसेस 100 पे पहुंच जाते हैं, कभी 90 पे और कभी इस तरह। तो इस हवाले से जो एहतियात है वो लाजमी करनी है और जो वैक्सीन है वो करा लें तो सबसे बेस्ट है। और एक और चीज़, आजकल जो मौसम चेंज हुआ है, मौसम चेंज होने के बाद जो डेंगू का ख़तरा होता है वो उसमें इजाफा हो जाता है। तो पूरे ओवरऑल पंजाब की बात करें, साउथ पंजाब की बात करें तो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि कई केसेस की ट्रैवल हिस्ट्री लाहौर की है, कराची की है। तो इस हवाले से एहतियात जहाँ भी हों, आप जिस शहर में भी हों, जिस जगह भी हों, एहतियात लाजमी करें ताकि डेंगू से बच सकें। आज जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, और आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है उसमें हम बात करेंगे, एक तो हम डेंगू के हवाले से बात करेंगे कि मुल्तान में, साउथ पंजाब में कितने केसेस हैं और इस हवाले से सर्विलेंस को किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है, किस तरह से शहरियों को इस हवाले से आमादा किया जा रहा है। क्योंकि एक जानब तो SOPs कोरोना के हैं, दूसरी जानब अब डेंगू भी आ गया, तो इसमें किस तरह से एहतियात करनी है, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टर वबाई अमराज जनूबी पंजाब डॉक्टर अताउर रहमान खान। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद। हम आपसे इस सवाल से तफसीली बात करेंगे डेंगू के हवाले से, उसके साथ साथ कोविड के हवाले से और जो दीगर वबाई अमराज हैं उनके हवाले से किस तरह से बचा जा सकता है। सेकंड एक और चीज़ जो आज हम जो अहम टॉपिक है वो है कि अक्सर लोग किसी न किसी अनजाने खौफ का शिकार होते हैं। वो कहते हैं, सोचते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और इसी बात को सोचते रहते हैं। और हालांकि वो उस टाइम कुछ भी नहीं होना होता, लेकिन वो इन फ्यूचर सोचते हैं कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो खौफ उनको डिप्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार करते हैं। तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या है, और अगर कोई इसका शिकार होने जाए तो अपनी रूटीन को, अपने जो फ्री टाइम है उसको किस तरह से बेहतर कंज्यूम कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। उस पर हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इकरा किरण खान। इकरा, आपको खुशामदीद। हम आपसे इस सवाल से तफसीली बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जाएंगे डॉक्टर अताउर रहमान के पास। डॉक्टर साहब, पहले तो आप बताएं क्या हाल है आपके? सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ बिलाल साहब आपका, रोही TV नेटवर्क का, कि आपने लास्ट मैनी ईयर से कोई आउटब्रेक हो, किसी किस्म के स्ट्रेस का सामना हो कम्युनिटी को ड्यू टू डिजीज़ सम सॉर्ट ऑफ, उसमें रोही TV नेटवर्क हमेशा हमारे शाना बशाना रहा है अवेयरनेस क्रिएट करने में, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने में। और हमने आप तो अब डेंगू की वजह से इतनी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं कि आप जब भी नाम लिया जाता है डॉक्टर अता आ जाएंगे और डेंगू लार्वा बरामद करेंगे। अच्छा, पिछले दिनों डेंगू लार्वा का कंसेप्ट क्या है वैसे? मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा पहले ये करूँ कि डेंगू से रिलेटेड एक्टिविटीज़ इतनी है कि अक्सर लोगों ने मेरा नाम डॉक्टर डेंगू के नाम से सेव किया हुआ। अगर आप गूगल करते हैं तो अक्सर वास पर मैं अपना नंबर देख रहा था तो एक ने लिखा डॉक्टर साहब आपको कॉल कर रहे थे, डॉक्टर डेंगू लिखा हुआ था। अच्छा, आई फॉरगॉट अभी हमने रूटीन बात शुरू कर, एंजॉय करते हैं। अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पे एक लम्हे की मुस्कुराहट भी आती है तो मेरा ख्याल है हमारी एग्जिस्टेंस का मकसद पूरा हो गया। प्रोग्राम शुरू जिस तरह आपने किया था, तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि वो कोई नेशनल फोरम हो, इंटरनेशनल फोरम हो, कोई ट्रेनिंग सेशन हो,
तो हमेशा मैं सूरह आज़ाब की आयत नंबर 56 है, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु तस्लीमा, कि रिक्वेस्ट करूँगा अपने सामीन से, नाज़रीन से कि एक दफ़ा दुरूद पाक रिसाइट कर लें कि वरफ़अना लका ज़िक्र। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने महबूब जिस महफिल में उसका जिक्र ना हो तो उसके ऊपर फरिश्ते रहमत नहीं करते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। बिलाल साहब की माशाल्लाह आपकी खूबियाँ जहाँ पे दुनियावी हैं तो दीनी भी बहुत है कि नेक आदमी हैं। तो मेरी इस वक्त तमाम सामीन से रिक्वेस्ट ये है कि आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ने कोविड की सूरत में एक पूरी दुनिया को एक पैंडेमिक जिस तरह एक परेशानी में मुब्तला हैं कि ये एक स्टेज है जिस वक्त इनफरादी और इज्तमाई तौबा की ज़रूरत है। हम अपने अमाल को इंडिविजुअली देखें, इज्तमाई तौर पे देखें, जहाँ SOP का ख्याल करना है वहाँ पर जो हम अपने अमाल है उस हवाले से भी देखें, इस पे भी फोकस करना चाहिए। और जैसे आपने डेंगू का जिक्र किया कि कोविड की वजह से कुछ चीज़ें ओवरलुक हो रही थी, तो उसके ऊपर पिछले दिनों हमारे सेक्रेटरी साउथ मोहम्मद अजमल भट्टी साहब और सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी इमरान सिकंदर साहब ने अभी रिसेंटली विजिट किया। रीजनल डायरेक्टर हैं वबाई अमराज जनूबी पंजाब, तो पूरे जनूबी पंजाब के हवाले से डाटा होता है इकट्ठा किया जाता है, तो साउथ पंजाब को मॉनिटर करना, मुख्तलिफ अजला की रिपोर्ट्स लेना कितना मुश्किल होता है और उनकी मॉनिटरिंग को किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है। मैं वो अर्ज़ कर रहा था कि पिछले दिनों इसी सिलसिले में जब सेक्रेटरी साहब ने विजिट किया तो यहाँ हमारे साउथ सेक्रेटेरिएट जो हेल्थ का है वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो 24/7 फंक्शनल है, आपने विजिट भी किया। तो वो डेली बेसिस के ऊपर तमाम डिस्ट्रिक्ट से डाटा ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम ऑल ऑफ सडन के डाटा कलेक्ट करें, वो डेली बेसिस पे कंपाइल हो रहा होता है, डेली रिपोर्ट्स कि कितने लार्वाज मिले हैं, कितने केसेस आ रहे हैं, कौन सा केस ट्रैवल हिस्ट्री के साथ है, हमने किस एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे स्वीप एक्टिविटी करनी है। तो एक प्रॉपरली माइक्रो चेक एंड बैलेंस एग्जैक्टली ये है। और ये डेली रिपोर्ट्स हाई अप्स तक भी जाती हैं, CM साहब तक भी जाती हैं। CM साहब के स्पेशल डायरेक्शंस हैं कि डेंगू के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल के ऊपर और इवन हमारे साउथ के लेवल के ऊपर इंशाल्लाह कोई ऐसा मैकेनिज्म हमने इवॉल्व किया हुआ है कि वो डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स भी जा रही हैं और कोई अमर उसमें कोताही का नहीं है। अब मुल्तान की बात करें, मुल्तान में इस वक्त डेंगू के कितने केसेस मौजूद हैं इस वक्त? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ में बिलाल भाई क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मुल्तान के अंदर निश्तर हॉस्पिटल है। अब निश्तर हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट एडमिट होता है डजंट मीन कि वो मुल्तान का है। उसके अंदर आपके हमारे पास जो अब तक केसेस आ चुके हैं, मैं प्रीवियस ईयर्स की भी बात कर रहा हूँ, इवन KP के से भी पेशेंट आते हैं, तो कि निश्तर की क्योंकि फैसिलिटीज बेहतर हैं, डेंगू बहुत अच्छा बना हुआ है, बलूचिस्तान से, राजनपुर से, दूर दराज के इलाकों से सारे आते हैं। तो अगर करंटली हम साउथ की बात करें तकरीबन 17 से 18 केसेस कंफर्म ऐसे हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आए हैं, वेहाड़ी के हैं, खानेवाल के हैं, DG खान के हैं, मुजफ्फरगढ़ के हैं। तो मतलब इंडिविजुअली केसेस ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जिस तरह लाहौर में कोई काम कर रहा था, वहाँ जॉब कर रहा था, वहाँ पे लेबरर कैटेगरी में था, किसी में जब उसे इन्फेक्शन हुई तो उसे वो जो केस है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी देखी जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब शहर में डेंगू कितना खतरनाक है। नहीं, हम तो उसमें फिर होता है ना कि जिस पर केस रिपोर्ट हुआ है तो हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को, जिस तरह मुजफ्फरगढ़ का आप जिक्र करते हैं या बिहाड़ी का कर रहे थे, तो हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं कि आप उसकी रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर केस रिस्पॉन्स करें, स्वीप एक्टिविटी करें। वो एज पर SOPs 49 हाउसेज उसके सराउंडिंग्स में सारा चेक करते हैं। अब क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री का तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ सराउंडिंग्स में से लार्वा नहीं मिलता, तो दैट डिपिक्ट्स के वो वहीं से इन्फेक्शन लेके आया था। मकसद ये होता है कि अगर शहर के अंदर आपके प्रीमिसेस के अंदर मॉस्किटो मौजूद है और अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है, इसका साइकिल इसी तरह शुरू होता है ना कि वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, ठीक है, वो फिर चेन बन जाएगी, वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा। और एक और गलतफहमी का मैं इजाला करना चाहूँगा, हमारे अक्सर डॉक्टर साहिबान भी और मैंने कुछ 2-3 सेमिनार्स में भी देखा तो उस वक्त मुनासिब नहीं होता, लेकिन अब इस फोरम पे मैं कहना चाहूँगा, वो कहते हैं कि जी अगर एक आम मच्छर भी डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा तो डेंगू मच्छर बन जाएगा। ऐसा कहा जाता है जी, कतन ऐसा नहीं है। तो आज आपके फोरम के रेफरेंस से ये मैं इस चीज़ को टेक्निकली रेक्टिफाई करना चाहूँगा कि ये एक स्पेसिफिक मॉस्किटो है, एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई फीमेल मॉस्किटो जिस वक्त किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी, वो वहाँ से ब्लड कैरी करके जब किसी हेल्दी को बाइट करेगी तो ये एक साइकिल उस वक्त शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि आम मच्छर काटेगा, ये एक रिसेप्टर स्पेसिफिक है कि वो ही उस वायरस को कैरी करता है जो स्पीशीज एडीज की है। इसीलिए हम फोकस करते हैं कि मैन मेड वाटर रेजरवायर्स जो हैं घरों के अंदर पानी इसमें हम आएंगे कि डेंगू लार्वा किस तरह से बनता है, किस तरह से तैयार करनी चाहिए, उससे पहले हम जाएंगे उनसे जानेंगे
अनजाने खौफ की वजह से। इकरा, पहले तो आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। मुल्तान का मौसम अभी तक गर्म है, ठंडा हो ही नहीं रहा। अभी तक गर्म है, ये तो काफी अर्से तक चलेगा। ये भी एक अनजाना खौफ बना हो गया, मौसम ठंड मेरा भी शुमार उन्हीं लोगों में होता है, जैसे जैसे सर्दी करीब आती है ना तो मेरा वो चिड़चिड़ापन और थोड़ा सा ऐसे सैड। लेकिन अब तो खैर अब तो साइकोलॉजी पढ़ के इंसान को जहाँ अपना आप देखने का मौका मिलता है, खुद को सुधारने का, सेल्फ मॉनिटरिंग का मौका मिलता है, तो बहुत हद तक हम अपने इस मूड स्विंग्स पे जो है वो काबू पा लेते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग कितनी अहम है वैसे? सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत अहम है, यकीन करें। अगर आप सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना तो आपको किसी और की जरूरत नहीं है कि वो आए और आपको सीधा करे, आपको बताए कि आप ये मिस्टेक है। वो कहते हैं आप खुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं, हर वक्त अपनी बात करते रहते हैं। नो, इट्स नॉट अबाउट खुद पसंदी। एक्चुअली सेल्फ लव और सेल्फ मॉनिटरिंग में फर्क होता है, फिर सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में फर्क होता है। ठीक है, सेल्फ मॉनिटरिंग इज लाइक कि आपका और मेरी बात हो रही है, अब मेरी और आपकी कन्वर्सेशन खत्म हुई है, मैं जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको नोटिस करूंगी कि बिलाल साहब ने क्या बात की और मैंने उसका क्या जवाब दिया। आया जो जवाब मैंने उनको दिया क्या वो ठीक था? बिल्कुल। क्या मुझे ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी? मैंने उनसे मजाक किया तो मैंने ऐसा मजाक क्यों किया? क्या मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसा करना चाहिए? या बिलाल साहब ने जो बात कही क्या उनको वो बात कहनी चाहिए थी? रोजाना के हिसाब से अपने आप को देखना कि कुछ टाइम निकाल के कि जो मैंने आज किया वो बेहतर था, गलत था, किस तरह से हो सकता था। और उसका मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो सेल्फ मॉनिटरिंग में इतने ज्यादा माहिर नहीं होते, हम में से अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं। इससे पहला कदम कैसे उठाएं? जो प्रोफेशनल नहीं होते वो क्या मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी ही गलती निकालते हैं, ठीक है, अपनी ही गलती देखते हैं। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है अगर आप अपनी गलती देखें, लेकिन हम लोग अक्सर तो लोगों को ब्लेम करते हैं ना। लेकिन इससे जब आप बहुत ज्यादा हद से कहते हैं, हद से ज्यादा जब चीज कोई बढ़ जाती है तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसका बन जाता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं वो अपने आप को मजलूम जो है वो साबित करना चाहिए। हाँ, उन्होंने ये बात की थी, व्हाटएवर, मैंने बदतमीजी किया, मैं रूड हो गया, ठीक है, उन्होंने ये बात की थी, अब मेरा टेम्पो इतना ज्यादा तो मैंने कर लिया ये। तो ये दोनों जहतें जो हैं, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपका, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि वो ये कि कुछ लोग अपनी बात का इजहार नहीं कर पाते, वो कहते हैं मैं ये कह दूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुख्तलिफ सूरतों में होता है, मोहब्बत की सूरत में भी हो सकता है, उधार मांगने की सूरत में भी हो सकते हैं। तो ये जो इजहार ना करना और अपने दिल में बात समाये रखना, ये कितना मुश्किल बनाता है? अपने आप फीलिंग्स कहाँ तक चली जाती हैं स्ट्रेस की तरफ? मोहब्बत का तो खैर आपको बेहतर पता होगा, लेकिन उधार मांगने के मामले में लेकिन उधार मांगने के मामले में मुझे क्यों बेहतर पता? मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है वैसे। अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे आपने क्यों इस बात को क्लियर किया है? मैं आपने कहा कि आपको ज्यादा पता क्या जरूरत है ये बात क्लियर करने की? खैर, आप चाहते हैं मेरी कोई और इंक्वायरी शुरू हो जाए और मैं नहीं चाहता। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। एक्चुअली बात यह कि मोहब्बत के बारे में तो ठीक है लोग करते हैं, लेकिन उधार के मामले में लोग बिल्कुल भी नहीं डरते, वो तो फौरन मांगते हैं। और जब उनसे वापस मांगा जाए तो कहते हैं कि देखें अगर ये पैसे वापस हो गए तो हम में और आप में राब्ता खत्म हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि आप मेरे पर्स में डाल के फिर मुझसे राब्ता करें ना, मेरे पर्स से निकाल के नहीं। खैर देखें, बहुत से मोहब्बत पे आ जाते हैं। आजकल नौजवानों का ये सबसे अहम मसला है, कहना भी नहीं है, इजहार भी नहीं करना, वो खौफ का भी शिकार है कि यार मैं कह दूंगा तो ये मसला है, भाई क्या है क्लियर तो कर दो। तो ये जो मसला है इसको कैसे हल करना है? मैंने कहीं पढ़ा था कि 70% जो लड़के होते हैं ना वो नहीं कह सकते, बिकॉज वो समझते हैं कि लड़की का स्टैंडर्ड हाई है या हम अभी अपने पाँव पे खड़े नहीं है। जो इंसान अपने पाँव पे खड़ा होता है उसको पता होता है कि मैं ये जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। अगर वो ये चीज नहीं कह सकते तो मे बी उनकी फितरत ही अनएक्सप्रेसिव हो, लेकिन अगर वो अनएक्सप्रेसिव होते हैं तो यकीन करें उनके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा मसला होता है। लेकिन अगर वो किसी मसलहत के तहत खामोश हैं तो इसका साफ मतलब है कि वो जिम्मेदारी लेते हुए जो है वो थोड़ा सा उनको वक्त चाहिए। उससे कह देने चाहिए, ऑफ कोर्स कहना चाहिए, ऑफ कोर्स कहना चाहिए। उससे जो आप इतना अरसा दिन सोचते रहते हैं कि मुझे वो सारा खत्म हो जाएगा, सोच आपको क्लियर हो जाएगी ना, फिर एक चीज हो जाएगी, आपको पता होगा कि हाँ है या ना है। क्योंकि देखिए इस्लाम में ना हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, इस्लाम में बहुत बेसिक सी चीज है। मैं पता है जब भी कोई चीज मेरी होती है ना तो मैं लॉजिक इस्लाम से ढूंढ लेती हूँ। इस्लाम में हमें कहा गया है कि आपकी मर्जी की शादी हो, पसंद की शादी की बात नहीं की गई है, मर्जी की, आपकी मर्जी की शादी हो। अब मर्जी की में क्या इसमें फायदा होता है, क्या बरकत होती है? दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस बी। मिस्टर ए ने मिस बी को देखा या मिस बी ने मिस्टर, उनका आपस में कोई जो है वो समझते हैं हुई है, मतलब बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। हाँ। इस चीज का भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं आप जो है वो बाहर उनको लेकर घूमे और अंडरस्टैंडिंग के नाम पे आप जो है वो जो वो चीजें करें जिसमें फितना भी ज्यादा है और गलतियां होने का चांस भी ज्यादा है। ठीक है, आप समझते हैं कि वो खातून जो है वो मेरे साथ मतलब मुझे ठीक लग रही है अपने लाइफ के हिसाब से। आपको कतन जरूरत नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को जो है वो अपने दिल में दबा के रखें और उसको जो है वो
पकाते रहें खिचड़ी बीच में, आपकी दुआ बता दें, अच्छे अंदाज में बता दें, बल्कि आप उनको बल्कि ना बता के प्रॉपर तरीके से जो ऑफिशियल तरीका है इस्लाम का, बिल्कुल वो चैनल आप अडॉप्ट करें। फिर उसके बाद जो है वो देखिए, अल्लाह ताला ने ना मर्द और औरत दोनों में ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि इस रिश्ते में बरकत इसीलिए है। अगर आप लोग पहले से अपनी फीलिंग जो है वो खिचड़ी पकाना शुरू कर देते हैं, फिर आधी शेयर हो जाती है, अपने वालिदा को बता दें, अपने वालिद साहब को बता दें, किसी को तो बताएं ना, इतना किसी को बताएं और प्रॉपर उसके स्टेप्स लें। बिल्कुल, मैं ये इस बात में बिल्कुल नहीं कि आप उसको बंद करके रख दें और वो अंदर से वो जैसे कहते हैं ना कि ज्वार भाटा वो बन रहा है अंदर से। इस पे हम और भी बात करें। डॉक्टर साहब, अनजाने खौफ की बात हो रही है, अक्सर ये कहते हैं कि डेंगू की टीम को हमें नहीं बुलाना, डेंगू लार्वा बरामद हो जाएगा, कोविड का टेस्ट हमें नहीं कराना, किसी जगह ये भी अनजाना खौफ बना हुआ है। इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग कहते हैं ना कि एक चीज़ का इल्म नहीं है तो वो हाँ, आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन डेंगू की टीम को आप बुलाएं ना बुलाएं, हमारी टीम डेडिकेटेड टीम्स जो हैं, ठीक है, ये नहीं कि मेरी टीम्स हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट उन बहनों को, उन बेटियों को जो मुल्तान के जून के टेम्परेचर के ऊपर, जिस वक्त आप एक मोटे सोल के जॉगर्स पहन के भी फिर रहे हो और आपके पाँव जल रहे होते हैं, वो उस वक्त 40, 45, 48 डिग्री टेम्परेचर पे 50 से 60 घर डेली चेक करती हैं, उनकी फ्रिज की ट्रेस देखती हैं, रूफ टॉप चेक करती हैं। तो मैं उन अपनी टीम्स को, उन बहनों बेटियों को, उनको सैल्यूट करता हूँ और इस रिस्पेक्ट के साथ के देखें, बहनें बेटियां सबकी सांझी हैं, आप उन्हें वो ड्यू इज्जत ज़रूर दें। देखें, वो अगर लार्वा निकल रहा है ना तो आपके लिए बेहतर है कि उसे वहीं पे तलफ कर दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा, डेंगू लार्वा बनता कैसे है, और अगर फर्ज के कहीं किसी प्लेस में निकल आए तो ये खतरनाक अलामत है, आप कह रहे हैं कि वो बेहतर है, लोग परेशान हो जाते हैं? देखें, डिटेक्शन इज बेटर देन कि वो इग्नोर हो, लार्वा से प्यूपा बने, अडल्ट बने, मॉस्किटो बने और इन्फेक्शन स्प्रेड करे। ठीक है, इसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जहां भी कंट्रोल मेजर्स किए गए वो लार्वल स्टेज के ऊपर है। ठीक है, अगर आप इसका लाइफ साइकिल ब्रेक कर देंगे, अभी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि कैसे बनता है पानी, स्टेगनेंट वाटर कहीं भी 24 से 48 घंटे खड़ा रहे, वो किसी जगह, पानी का गमला हो, वो एक टी स्पून वाटर हो, मैं हमेशा कहता हूँ टी स्पून वाटर बहुत कम होता है, चाय का चम्मच आपके स्टूडियो में, प्रीमिसेस में, सराउंडिंग्स में, किसी जगह भी वो पानी खड़ा हुआ है, साफ पानी है, वो सफिशिएंट है कि उसके अंदर डेंगू की ग्रोथ हो सकती है 48 घंटे तक, 24 से 48 घंटे। ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है। मैं फिर हमेशा हदीस पाक के कोट करता हूँ, तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। जो चीज़ हमारे ईमान का हिस्सा था, अगर हम अपनी सराउंडिंग्स पे नज़र दोहराएं, देखें वो कहाँ कहीं नज़र आता है आपको, गंदगी, गलाजत और सफाई का कहीं नहीं है। अगर आप सिर्फ सफाई इस हदीस पाक पे अमल कर लें, 99.99% डिजीजेस खत्म हो जाएंगे। सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखें, पानी ना खड़ा होने दें, डेंगू की अफजाइश नहीं होगी। अब सूटेबल मौसम कौन सा होता है? ये कहा जाता है जैसे मौसम टेम्परेचर कम होता है डेंगू का खतरा ज्यादा हो जाता है, ये बात सही है? देखें, जो आइडियल टेम्परेचर है ना हमारे मुल्तान की, स्पेसिफिकली मैं साउथ की बात करूँगा, जो इंसेक्ट है उसकी इंस्टिंक्ट्स, जो जिबिल्लत है वो बहुत ज़्यादा इन ह्यूमंस की निस्बत, लोग ये समझते हैं जब गर्मी हो गई तो मच्छर मर जाएगा। हाँ, ये कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि बाहर रोड पे बैठा रहेगा जी 50 डिग्री टेम्परेचर और मर जाए। ठीक है, इन वेक्टर की शिफ्ट हो जाती है इनवर्ड, घरों के अंदर आ जाएगा। एग्जैक्टली, वो बाहर तो नहीं रहेगा कि धूप में मर जाए। हाँ। हर जी रूह को अल्लाह ने ये हिस्स दिया कि अपनी जान बचाने के लिए बेहतर जगह तलाश करता है। तो जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादा, ठीक है, सलाहियत है। जब मौसम जिस तरह टेम्परेचर जून जुलाई में ज़्यादा हो रहा है तो उसकी इनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अब सर्दी का मौसम जिस तरह आएगा तो आप ये देखें कि हर घर में, कमरे में किसी ना किसी सोर्स से वो टेम्परेचर आप या तो हीटर से या इन्वर्टर एसी से मेंटेन करेंगे कि वो उतना मेंटेन रहे। अब एसी का जो आउटर का पानी है उसके अंदर कूलर है, उसके अंदर फ्रिज की ट्रे के अंदर, गमलों के अंदर, ओवरहेड वाटर ब्लू ड्रम्स हैं उसके अंदर, एनी प्लेस। पानी की टैंकियां होती हैं वो कई दिनों तक साफ एग्जैक्टली, पानी की टैंकी ऊपर से ओपन है। हाँ। अब वो लोग कहते हैं जी इतनी ऊपर कहाँ से मच्छर जा सकता है, मतलब एक आर्गू करते हैं, बहस करते हैं। जब उनके सामने फिर टीम्स ओपन करती हैं, दिखाती हैं उन्हें, तो वो फिर देखते हैं कि जी हाँ वाकई है। तो आप इन तमाम जगहों के ऊपर फोकस करें। और मेरे ख्याल जितना अरसा हो चुका है, 2011 से लेकर अब 2021 आ चुका है, ये अगर जो हम मैसेज दे रहे हैं लोगों को जुबानी याद है, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। वी आर बॉर्न मुस्लिम, मुसलमान है ना, बिल्कुल, लेकिन कितने परसेंट नमाज पढ़ते हैं, कितने परसेंट उस इस्लाम पे अमल करते हैं? उनका मसला है कि हम उस पे अमल नहीं को तैयार नहीं है।
अक्सर हमने देखा कि आप उस दिन आप आरटीओ ऑफिस में गए तो वहाँ की टीम भी आपसे कह रही थी कि आप क्या कर रहे हैं। मोस्टली यही क्या होता है, लोगों का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है? मोस्टली ये होता है जैसे होटल्स के लोग हों, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि वो फूड चेन्स हों, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हों, कुछ हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, जब हमारी टीम जाती है तो दे गेट अनॉयड कि आपने लार्वा निकाल दिया। बट आई से आप खुद आए हो, पता नहीं खुद से कि जी वो साथ लेके तो नहीं फिर रहे ना, लार्वा इज नॉट कि वो हाथ में लेके फिर रहे हैं या किसी में अपनी गलती नहीं मानते कि हमारे पास इतना पानी कई दिन से जमा है। तो उसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है जो मैं रिक्वेस्ट ये हमेशा करता हूँ कि जी हमारी टीम जब आपके पास आती है, अगर आपकी प्रीमिसेस ड्राई है, नीट एंड क्लीन है, तो वो आपको ओके करके जाती है जी ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारी टीम्स की वर्किंग चेक करें कि हमने हर हफ्ते में इसका लाइफ साइकिल की क्वेश्चन किया था 7 to 10 डेज का। ठीक है, 2 से 3 दिन में अंडे से लार्वा, फिर 2 से 3 दिन में प्यूपा, फिर 3-4 दिन में प्यूपा से अडल्ट मॉस्किटो बनता है। अगर लार्वे की स्टेज के ऊपर लार्वा मिला, सपोज किसी कंटेनर में से, इस गमले में से, तो नकलियस में नहीं, मिसाल के तौर पे उसको आपने उसी वक्त तल्फ कर दिया, तो ये डिटेक्शन और इरेडिकेशन इज बेटर कि वो अनडिटेक्टेड नेग्लेक्टेड पड़ा रहता और वहां से हफ्ते के बाद अडल्ट मॉस्किटो निकलता। एक हफ्ते के बाद वो मॉस्किटो बन जाएगा। एग्जैक्टली, हफ्ते से 10 दिन का लाइफ साइकिल है, उसके बाद वो अडल्ट मॉस्किटो। अब टीम की वर्किंग कितनी स्ट्रिक्ट है, सपोज उन्होंने आज का दिन चेक किया तो हफ्ते 10 दिन के बाद वो दोबारा इस प्रीमिसेस को चेक करेंगी। असूली तौर पे जो लोग जो घरों में रहने वाले हैं, जो ऑफिस बीयरर्स हैं, जो जेनिटोरियल स्टाफ है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि टीम्स ने एक दफा आपको बता दिया तो वो उसकी सफाई मेंटेन रखें, पानी जमा ना होने दें। तफसीली बात करेंगे, नाज़रीन का जरूर ख्याल करना है। हम ये बात इग्नोर करते हैं कि यार अगर पानी जमा हो गया गमले में, बोतल में या जो ओपन प्लेसेस में, तो हम कहते हैं खैर है, लेकिन इसकी वजह से डेंगू लार्वा बन सकता है। और सेकंड, अगर जो इंसदाद डेंगू टीम्स हैं वो आ भी जाएं तो उनके साथ ताउन करना वो हमारे फायदे के लिए होती है। मजीद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से, हमने तफसीली बात की, उसके साथ साथ एक अनजाना खौफ जो आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवानों को ज़्यादातर इसका शिकार नज़र आते हैं, इससे परेशान नज़र आते हैं कि यार जॉब नहीं मिलेगी फलां। एक उस टाइम वो सिचुएशन नहीं होती, लेकिन वो इन फ्यूचर को सोच कर इतने ज़्यादा परेशान बैठे होते हैं कि उस वक्त भास्कर बंदा उनसे पूछता है कि यार अभी तो वो टाइम नहीं आया, अभी वक्त नहीं है, तो वक्त से पहले परेशानी की क्या ज़रूरत है। इस पर हम इकरा से बात करेंगे। आजकल नौजवानों में ये बात देख रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में 2 साल पहले की बात, जो 2 साल बाद होनी है चीज़, उसके बारे में सोच के परेशान होते हैं कि यार 2 साल बाद ये होगा, मेरे पास मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, फलां चीज़ है। तो ये जो खौफ है, ये कितना आपको सोचना चाहिए इस बारे में, और इस अगर आप मुसलसल सोचते रहेंगे तो आप किन चीज़ों का शिकार हो सकते हैं? बिलाल साहब, पहली बात तो ये कि जब भी आप मसरूफ़ नहीं होते, मतलब मुस्तकबिल के खौफ से बचने का एक छोटा सा तरीका है, बहुत देसी सा आप इसको कह सकें टोटका है, कि आप मेहनत करें उसके लिए। ये वेले बंदों का काम है ये। ठीक है, खौफ करना जो है, जाहिर है जो बंदा मेहनत कर रहा है, बिल्कुल ज्यादा सोचना, डरना, जो बंदा अपनी तैयारी नहीं करता पढ़ाई की या एग्जाम की, समझे कल एग्जाम है, जो तैयारी नहीं करता उसी को हमेशा खौफ होता है। ठीक है, जो तैयारी कर लेता है उसको फिर भी ये होता है कि पता नहीं क्या आएगा, जो तैयारी नहीं करता उसको हमेशा खौफ होता है कि मैं फेल ही होऊंगा। ठीक है, अब एक और बात, अब उन्होंने अपना टाइम जाया किया, अब उन्हें फ्यूचर डार्क नजर आ रहा है, अब वो क्या करें? देखें, पहली बात, फिर बहुत पीछे से वो बात शुरू हो जाती है, अभी भी वक्त है आपके पास। देखें, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इस दुनिया की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है ना, वो ये है कि यहाँ पे हर चीज़ रिप्लेसेबल है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ना इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज, हर चीज़ रिप्लेसेबल है, हर चीज़ रिप्लेसेबल है और इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, ठीक है, आपने बस एक जगह नहीं है कि हम एक जगह नुक्ते में रुक गए हैं, तो इससे आगे भी मतलब देखिए, आज सुबह मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी, न्यूज़ देख रही थी, जो है वो टीवी पे, वो बता रहे थे कि जी MBA का नौजवान है और 2020 में उन्होंने डिग्री मतलब ली, जैसे जो भी सिस्टम था तालीमी इदारों का, उन्होंने ली, उनको जॉब नहीं मिली क्योंकि जाहिर है कोविड की वजह से इंडस्ट्री का हाल, मार्केट का हाल आपको पता है कैसा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ढाबा लगा दिया। ठीक है, उन्होंने जो है वो बर्गर का समथिंग लाइक दैट जो है वो उन्हें काम स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे, वो हो बेचारा उसने डिग्री कर ली, आई वाज लाइक कि उसने मजलूमियत के लबादे में दिस वाज द बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक एवर।
उसने कुछ कदम तो उठाया, उसने कुछ कदम तो उठाया। कुछ सालों बाद इंशाल्लाह व ताला ये बंदा जितना अर्न कर रहा होगा ये ट्वाइस और थ्राइस होगा एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही है। अपना कारोबार करना इज द बेस्टेस्ट वे ऑफ अर्निंग इस्लामाबाद के मनी। वो मार्केटिंग वाले की एग्जांपल भी देखी, जो रोड पे बिरयानी उसने शुरू की और उसको जरूरत ही नहीं थी अब और मार्केटिंग करने की। एवरीबडी इज शेयरिंग हिज पोस्ट, एवरीबडी इज शेयरिंग अबाउट द लिंक्स। और हम देखते हैं कि जब हमारे लोग जब बाहर जाते हैं उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती, जब बाहर बैरून मुल्क जाते हैं लोग तो वहाँ हर काम कर लेते हैं, हर काम कर लेते हैं। इवन लोग कहते हैं कि हाँ देखो कितना छोटा सा बच्चा अर्निंग कर रहा है। अरे भाई उसको अभी से बिजनेस के सारे रूल्स पता चल रहे हैं। बिल्कुल, उसको पता है मैंने कैसे अपनी मजलूमियत को कैश कराना है। बाजी आप बड़ी अच्छी लग रही है, बाजी आपका कपल बहुत अच्छा लग रहा है, ये फूल ले लें, ये पेंसिल ले लें, ये बॉल पेन ले लें, ये कॉपी ले लें, ये झंडे ले लें। वो अर्न करे और बकायदा जो है वो सीख रही है चीजें। हम जैसे लोग जो 22 साल बाद 23 साल बाद 24 साल बाद माँ बाप से इजाजत लेकर जब घर से बाहर निकलते हैं, हम लोगों को फिर ऐसे ही लोगों से मार पड़ती है बकायदा। ये लोग फिर यही लोग आगे आगे जो है वो हमें चूना लगा जाते हैं। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि हमें एक पॉइंट पर रुक नहीं जाना, दुनिया लामहदूद है और हमें आगे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक जगह हमें नाकामी हुई तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। इवन अगर वो एक इंसान हो या वो एक आपका जो है वो प्लान हो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। और हमें तो बल्कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अपना बैकअप प्लान साथ रखें। अपना बैकअप प्लान साथ रखें, तभी आप अगर फर्ज के एक जगह आपको नाकामी हो भी जाती है तो क्या हो गया। जिंदगी में ये सारा कुछ चलता रहता है। हमारे पास इतनी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अगर हम अपने आबाओ इजाद की देखें तो ये सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है और उसके बाद आप आगे हैं और कामयाबी का मज़ीद तब है जब आप नाकाम होकर कामयाब होते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब? सर मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि पैशन और कमिटमेंट की बात है। जब आप कमिटेड हैं, आपके दिल में अल्लाह का खौफ है कि हबीब की मोहब्बत है, फिर दूसरा कोई खौफ आपके दिल में नहीं आ सकता। वो इकबाल ने कहना कि बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़ा इश्क, अकल आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। कि वो चीज़ जो आप एक कमिटमेंट से, इश्क क्या है, कमिटमेंट है ना, यू आर कमिटेड टू डू दिस। वो आपकी पढ़ाई से है, आपकी जॉब से है। वो उसमें फारसी में कस्बे कमाल कुनूज़ अज़ीज़ जहाँ हुई कि आप जो भी काम कर रहे हैं, कॉबलर है, वो क्राफ्ट्समैन है, वो कारपेंटर है, जब भी आप उससे इश्क करेंगे तो इंतहा पे पहुंचेंगे। जब आप अपने कसब के अंदर कमाल कर लेंगे तो पूरी दुनिया को अजीज हो जाएंगे। तो मैं एग्जैक्टली मैडम की बात को मैं सेकंड करता हूँ कि खौफ उसी वक्त होगा जिस वक्त आपके अंदर कोई थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी होगी। आप करने के बाद भी अल्लाह की ज़ात करम करने वाली होती है कि आप डिपेंडेंट होते हैं उसके करम के ऊपर। आपका काम तो कोशिश करना है। 6 डायमेंशन के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं एज पर मेटाफिजिक्स कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें। खौफ का एलिमेंट उस वक्त होगा जिस वक्त आपके दिल से ये यकीन निकल जाएगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आप इतने कमिटेड हो, इतने पैशनेट हो कि जी मैं ये कर सकता हूँ। और इसी मैसेज को हमें अपनी यंग जनरेशन को देने की ज़रूरत है। क्यों एक कदीर खान, क्यों एक समर मुबारक मन, क्यों और लोग नहीं आ रहे? नहीं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ रहे? हमें अपनी इस वक्त कहते हैं ना स्कूल ऑफ थॉट चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी यूथ को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। उस अपने शानदार मुस्लिम कहते हैं ना ऑटोमन एम्पायर का माजी सल्तनत उस्मानिया का देखें, ओलंपिक्स में सिर्फ एक एशियन नदीम निकलता है। एग्जैक्टली हम कहते हैं भाई 65% हमारे नौजवान हैं, तो बाकी को वो इस रेशियो से तो बहुत सारे एशियन नदीम होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ एक निकलता है। रीजन ये है कि हम अपने उस पर काम नहीं कर रहे, जो सेल्फ हमारी है उस पर काम नहीं कर रहे। सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर जिस तरह भी प्रोग्राम से पहले डिस्कशन हो रही थी, हमने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारी यंग जनरेशन को इस वक्त मोटिवेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक कोविड की वजह से और पिछले कुछ 2-2.5 साल एक ऐसे डिप्रेशन के और स्ट्रेस के गुजरे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले लोग भी मैंने शैटर होते देखे हैं। और इस स्टेज के ऊपर व्हाट आई एक्सपेक्ट कि जो हमारे इस तरह मैम है और लर्नड लोग हैं जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं, वो दे मस्ट कम फॉरवर्ड। बिल्कुल। फॉर द कम्युनिटी, उन्हें कम्युनिटी को सर्व करना चाहिए इस टाइम पे, यकीनन होगी काफ़ी ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह नौजवानों की बात हो रही है, 15 साल से लेकर 17 साल तक भी वैक्सीन का अमल शुरू किया गया है, तो ये वैक्सीन कराने के बाद हमें अक्सर लोगों को देखा वो तसल्ली में आ जाते हैं, या मैंने वैक्सीन करा लिया है, उनको आसरा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक से निकल आते हैं और उनके अंदर थोड़ी सी कहते हैं ना इम्यूनिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर विल। और जिसने वैक्सीन नहीं कराई होती उसको हल्का सा भी बुखार हो जाए उससे उसकी फीलिंग्स देखने वाली होती हैं। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। अब जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई भी है और अगर उन्हें खुदा ना खास्ता कोरोना हो भी जाता है तो उनके अंदर
यार वी आर वैक्सीनेटेड, बिल्कुल, वो 2-4 दिन में रिकवर हो जाते हैं। ऐसे ही है। जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनके अंदर डिजीज का जो बिहेवियर है, एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा अग्रेसिव होता है। अब उसके अंदर इंसान की अपनी इम्यूनिटी भी, और ऑब्वियसली वो वैक्सीन की भी जो नतीजे में एंटीबॉडीज बनी थी वो भी, लेकिन कलेक्टिवली जिस तरह आपने कहा ना कि एक इंसान साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से निकल आता है, तो इसलिए अगेन मैं फिर अपील करूंगा अपने तमाम नाजरीन से, सामीन से, कि वो किसी लेमैन की बातों में ना आए। नीम हकीम खतरा जान, नीम उल्ला खतरा ईमान, कि जी फलानी वैक्सीन है। वो लोग भी वैक्सीन पे कमेंट करते हैं जिन्हें वैक्सीन के स्पेलिंग नहीं आते, वैक्सीन बोलना प्रॉपर नहीं आता, वैक्सीन बोलना नहीं आता। तो ये वैक्सीन जो है हमारी इंटरनेशनल जो एजेंसी से, फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, एक मल्टीपल चैनल्स और लैब्स के थ्रू अप्रूवल्स के बाद आई है, और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सर्विस है कि जो आप देखें आपको फ्री पूरी कम्युनिटी को वैक्सीनेट कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसी मुल्तान में 15 लाख के करीब लोग करा चुके हैं। हम आप ये देखें फर्स्ट डोज जो है हमारे मुल्तान में फर्स्ट डोज 51% पॉपुलेशन को लग चुकी है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिग अचीवमेंट। इस तरह साउथ में भी हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वैक्सीनेशन अच्छी जा रही है, लेकिन पब्लिक के ताउन की जरूरत है, मजीद इसमें ताउन की जरूरत है। एग्जैक्टली। अभी जिस तरह स्कूल कॉलेजेस का शुरू हुआ है, हमारी जो मेजर बल्क है वो स्कूल कॉलेजेस वाला अभी तक नहीं वैक्सीनेटेड था। ठीक है, अब इंशाल्लाह ये वैक्सीनेट हो जाएगा, तो जितनी जल्दी लोग वैक्सीनेट होंगे उतने ही मजीद किसी वेव के आने के चांसेस कम होते होंगे। जो हम रोजाना लॉकडाउन देखते हैं, रोजाना पाबंदियां देखते हैं, सफरी पाबंदियां, स्कूल्स की पाबंदियां, कारोबार की पाबंदियां, वो कम हो जाएंगी। तो ये हमारी कम्युनिटी का ही फायदा है इससे। एग्जैक्टली सर, कम्युनिटी अगर खुद इम्प्लीमेंट करे ना, अगर आप ये देखें कि आपको क्यों कहना पड़ता है कि आप मास्क अगले को कहें और उसके साथ डंडा लेके फिरें कि मास्क लगाओ, अगर आपके अंदर खुद एहसास हो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी होते हैं जो खुद तो बीमारी का शिकार नहीं होते, लेकिन वो आगे किसी और को लगा सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ इस मकसद के लिए पहन लें, आप बेशक अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे कि आप किसी के लिए डिजीज का बाइस नहीं बन रहे, तो ये भी सदका जारी है, आपको सवाब मिलेगा, सदका जारी है। लोग अच्छा इम्प्लीमेंट करने की बात मैंने ये ऑब्जर्व किया, जिस वक्त हम चेकिंग पे गए होते हैं, चेक कर रहे हैं, आप अक्सर साथ ही होते हैं, तो लोग हम टीम्स को देख के या उन्हें देख के ऊपर कर लेते हैं, जरा आगे गए तो फिर मास्क यहाँ पे आ जाता है, जेब में है। अच्छा, दूसरा एक और वर्स्ट प्रैक्टिस ये है कि मास्क पहनेंगे तो वो नाक वाला पोर्शन जो है वो बाहर है, डॉक्टर साहब साह नहीं आंदा। मैं अच्छा, इस मौके पे आज ये बीमारी जो थी ना वो दमे के पेशेंट बन गई। एग्जैक्टली आ गया, मेरा तो सांस का प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है। मैंने ये मास्क अल्लाह रहम करे उस मास्क से बेहतर है जो आईसीयू में, अस्तगफुरुल्लाह मैं कतन नहीं, अगर कोई बंदा एक दफ़ा आईसीयू का विजिट कर ले, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी दोबारा मास्क ना लगाए पब्लिक में। बिल्कुल, देखिए रीजन का अल्लाह ना करे कि उस स्टेज तक ना जाएं, बेहतर है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स इनिशियल स्टेज पे कर लें। टेस्टिंग के वजह से बात करें, अब दोबारा से जो टेस्ट हैं वो रिपोर्ट्स हैं उनका लेट आ रही हैं, उसकी क्या रीजन है? दोबारा बताइएगा। प्राइवेट जो लैब्स, जो हमारी गवर्नमेंट की लैब्स हैं, रिपोर्ट्स दोबारा से लेट आ रही हैं, ताखीर से आ रही हैं, पहले 24 घंटों में आ रही थी, अब टाइम लग रहा है। पिछले दिनों कुछ इशू हुआ था, कोई एक आधी लैब का इशू था HVAC का, वो रेक्टिफाई हो गया। अब वो विद इन 24 आवर, जिस तरह आपको किसी एक अच्छी लैब से अपने मोबाइल पे रिसीव होते हैं, उसी तरह वो आपको रिपोर्ट्स रिसीव हो रही हैं। अब वो लैब का इशू हल हो गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि सैंपल लोड बाज़ औक़ात बढ़ जाता है, कि जिस तरह ये 4th वेव के अंदर सैम्पलिंग ज़्यादा हुई तो एक आधा दिन ऊपर नीचे वो रिजल्ट होते हैं, लेकिन अदरवाइज जीरो पेंडेंसी इस वक्त हमारे साउथ में जा रही है। ठीक है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और इसके साथ साथ हम जो दीगर मौज़ूआत हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। बीमारियों के हवाले से हमने तफसीली बात की, डेंगू के हवाले से, कोविड के हवाले से, और जो एक अनजाना खौफ है उस पर भी हम तफसीली बात कर चुके हैं। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मज़ीद बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मोहब्बत के मौजू पर हम दोबारा आएंगे। इकरा जानेंगे आज का जो मोहब्बत की दास्तानें हमारे नौजवान सुनाते नज़र आते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, कभी ब्रेकअप की टेंशन, कभी क्या टेंशन। तो आजकल आपके पास कैसे पेशेंट आ रहे हैं? मेरे पास जो पेशेंट आए वो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो मोहब्बत के मतलब इस किस्म के वो नहीं थे। हमारे यहाँ बेसिकली ये इंसान की अपनी फितरत होती है कि वो ना किसी को पसंद कर लेता है कि ये इंसान जो है वो मेरे पीछे पड़ जाए या मुझसे जो है वो मोहब्बत कर ले। हमारे यहाँ बेसिकली ये चीज़ जो है वो सोची जाती है। मतलब कि उसके लिए
ख्वाहिशात अपने दिल में इतनी उसके लिए बना लेता है, उम्मीदें पैदा कर लेता है, उम्मीदें पैदा कर लेता है और ख्वाहिशात बना लेता है। और अक्सर औकात हमारा एक मूड होता है, मोहब्बत एक मूड स्विंग की तरह हमारे माशरे में हो चुकी है। अगर आपका मूड ठीक है तो आपको सब कुछ पिंक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। मूड ख़राब हुआ है तो जिस इंसान से जो है वो आप मोहब्बत के दावे करते हैं वो भी आपको जो है बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग लग रहा है, डिमांडिंग लग रहा है और ये चीज़ें। लेकिन अगर आप वाकई किसी से मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम निभाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ अपने मूड, जब हमारा मूड होता है तो हम उस वक्त तो बड़े मोहब्बत वाले होते हैं, जब हमें कोई इशू आ रहा होता है तो हम उस वक्त बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप मोहब्बत का दावा करते हैं ना तो आपको चाहिए कि आप उनके फ्लॉज भी एक्सेप्ट करें। हमारे यहाँ लोग लव मैरिज करते हैं बड़े खानदान से टकरा के, उसके बाद जो हाल होता है और पहली रात के बाद ही जब वो मेकअप उतरता हुआ देखते हैं तो आधी मोहब्बत उधर ही जो है वो फ्लैट हो जाती है। हाँ। तो ये चीज जो है, मतलब आप मोहब्बत करें, आप उनके फ्लॉज के साथ भी करें। आपको पता होना चाहिए कि इनकी ये बुराइयां हैं और इनके साथ में इनको एक्सेप्ट कर। जब हमारे यहाँ निकाह का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ अच्छाइयाँ कबूल है कर रहा हूँ, वो बुराइयां भी कबूल है, कमजोरियां भी कबूल है, कंप्रोमाइज करके चलना है, दोनों एक दूसरे कंप्रोमाइज करेंगे। देखिए हमारे यहाँ ना, मैं पता है लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि आप जो है वो इतने बड़े जज्बे की जो है वो उसको निगलेक्ट कर देती हैं या आप उसको जो है वो तस्लीम नहीं करती। हमारे यहाँ ना जो एक लड़का होता है शादी से पहले वो कोई और होता है, शौहर बन के उसमें जब वो जिम्मेदारी आ जाती है तो वो कोई और चीज बन जाता है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। उसमें फिर दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, क्योंकि अब इवन की लड़की भी शादी से पहले कुछ और होती है, बीवी बनकर वो कुछ और हो जाती है। तो क्या बजाय इसके कि आप पहले एक और लड़की को समझें, शादी के बाद आप एक और लड़की को समझें। जो बात हम सुनते हैं अक्सर कि यार वो बदल गया, शायद पहले ऐसा नहीं था, शादी के बाद बदल गया, तो ये बेसिक रीजन कहाँ स्टार्ट होती है? देखिए शादी से पहले आपका कितनी देर का कांटेक्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 8 घंटे कॉल पे आप रहे हैं। ठीक है, कॉल पे आप जो है वो कॉल पे जब आप होते हैं आप खुद ब खुद ही कंपोज हो जाते हैं। सब आपका रियल फेस मेरे सामने नहीं है। अगर आप मेरे साथ कॉल पे हैं तो आप बेशक सारा दिन भी मेरे साथ मैसेजेस कर रहे हैं, आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप जाहिर है मैसेजेस में वो गुस्सा नहीं निकालेंगे। बिल्कुल। मुझे आपका ना रंग नजर आ रहा है जो बदलता है गुस्से के वक्त इंसान का, ना मुझे आपका टेम्पर सुनाई दे रहा है क्योंकि मैं जो है वो मैसेजेस कर रही हूँ आपको या कॉल कर रही हूँ। मेरे सामने आप बिल्कुल, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि ऐसे फ्लैट है, बिल्कुल मतवाजन है, जो एक वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती है। शादी के बाद जब आप जो है वो अपने टोन्स के साथ आते हैं मेरे सामने, जो आपके असल मूड्स होते हैं जो कि हर इंसान में होते हैं, इट्स क्वाइट नेचुरल नॉर्मल चीज है ये। तो जब वो अपने मूड्स के साथ आते हैं कहते लो जी ये बदल गया, वो बदल नहीं गया बल्कि अब आपको उसका जो है वो असल चेहरा उसी को आपने अडॉप्ट करना होगा, उसी को आप तस्लीम करना होगा, उसी के साथ रहना होगा, तभी ये चीज जो आजकल हम सुनते हैं तो वो बेहतर हो सकती है। वरना वही अगर पहली वाली बातें याद करते रहेंगे तो वो फिर रोजाना लड़ाई झगड़े ही होंगे, ऐसे ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि फिर कहा जाता है कि शादी से पहले तुमने मुझसे इतने वादे किए थे। जो वादे याद दिलाए जाते हैं, वो वादे इसलिए उन्होंने किए थे क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि आगे आ की रहा है। तो फिर ये चीजें फिर शिकवे शिकायत अब दोनों की जो आपस में दोनों के असल जो उनके मतलब के बिहेवियर होते हैं वो एक दूसरे के सामने आते हैं, तो अब दोनों को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उनको ये चीज, मैं तो पहली तो मेरी राय जो नौजवान नस्ल के लिए है, आप इसको रिक्वेस्ट समझें, राय समझें या एक माहिराना तबसरा समझें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें बाद में आपने एक और इंसान के साथ जो आपको शादी के बाद जो शख्स नजर आएगा ना, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो टोटली चेंज होगा। तो काइंडली डोंट बिलीव इन द पर्सन जो अभी आपके सामने है। अभी चंद बेशक आप मिल भी रहे हैं उनके साथ, बेशक वो आपके साथ क्लास में बैठती हैं, लेकिन वो टोटली वो नहीं है जो वो रियल लाइफ में है। वो वहाँ पे हम लोग कंपोज सिनेरियोज होते हैं। तो बेहतर है कि आप शादी के बाद ही एक बंदे को देखें, उसके साथ कंप्रोमाइज करें, सो दैट आपकी सोच पहले से उनके लिए जो है वो जिसको कहते हैं ना कि एक आइडियल बन जाता है या खाका आपकी शख्सियत में बन जाता है। अपने माइंड के हिस्से में ये भी रखेंगे ये हो सकता है तो मैंने उसमें भी कंप्रोमाइज करके चलना है। यही बात तो मैंने की ना कि मर्जी की करें। आपको कोई लड़की पसंद आ गई है, फौरन जो है वो जो आप एक्शन ले सकते हैं आप वो लें। लड़का लड़की जो भी है, हमारे यहाँ इस्लाम में तो ये चीज नहीं है कि लड़की प्रपोज कर रही है लड़का प्रपोज कर रहा है। आपको वो इंसान पसंद आया, आप उसके लिए एक्शन लें। शादी के बाद फिर जो कंप्रोमाइज, क्योंकि ऑलरेडी कंप्रोमाइज तो है ही, मैं ये दावा नहीं करती कंप्रोमाइज नहीं है, हर जगह लव मैरिज में ज्यादा होता है। जो भी रिलेशन है कंप्रोमाइज के बगैर वो नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब जिस तरह हम बात कर रहे थे बीमारियों के हवाले से बात की और टॉपिक मोहब्बत का भी चल गया, आपको भी मोहब्बत हुई? आपको मोहब्बत हुई कभी? मैं वर्ष कर देखें, मैं अभी बड़ी ब्रॉडर टर्म में बात की थी कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत सबसे आला जज्बा है। बीइंग डॉक्टर आप अपने हर पेशेंट से अपने,
कम्युनिटी के लिए हम इतने कंसर्न हैं, ये मोहब्बत ही है। दूसरा, मोहब्बत की डेफिनेशन जो अभी हम यंग जनरेशन के लिए ना उसे डिफाइन कर लें, वो गिव एंड टेक नहीं होता। लव इज ओनली, मोहब्बत गिविंग है, नॉट टेकिंग। मोहब्बत में तो आपने बस सेक्रीफाइस है, ठीक है। उस दिन बड़ा अच्छा, अगर वो मोहब्बत हो तो मुहर्रम के दिनों में बड़ा अच्छा किसी ने मुझे कोट एक सुनाया कि कायनात में मोहब्बत इश्क सिर्फ 2 दफ़ा हुआ। अल्लाह सुब्हान व तआला को अपने महबूब से हुआ तो उसके लिए कायनात बना दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी के सल्लल्लाहु के नवास हज़रत इमाम हुसैन ने उसी मोहब्बत के लिए अपनी पूरी कायनात लौटा दी। ये वो मेराज है इश्क की, मोहब्बत की। दीज आर वेरी सुपरफिशियल थिंग्स। हमारी यंग जनरेशन इमेच्योर है, लव ऑफ फर्स्ट साइट है, सोसाइटी का इस तरह का है, सोशल मीडिया की यलगार है, ऐसे ही है। पेरेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है कि उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा सकें। बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया कि जी आप उसकी खिचड़ी ना पकाएं। वो आपने भी बहुत खूबसूरत बात की कि जी एक दिन में मोहब्बत हुई, 4 दिन में ब्रेकअप होगी, वो मोहब्बत नहीं होती, वो जज्बाती उबाल है, इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं। मोहब्बत तो वो है जो लास्ट करती है आखिरी सांस तक, ठीक है। और वो आपको समझना, उसमें तरबियत एग्जैक्टली टीचर्स की जानिब से, वालिदैन की जानिब से, इसको टैबू ना बनाया जाए, इसको डिस्कस किया जाए तो ये बेहतर शक्ल में आ सकती है। और जो हकीकी मोहब्बत है, मैं कहता हूँ वो आपको इश्क हकीकी तक लेके जाती है। आपने जैसे फरमाया था ना, मोहब्बत अल्लाह की हर मखलूक को आप देखें ना, वो ज़रूरी नहीं इंसान है, परिंदे हैं, कोई भी मखलूक, वो मोहब्बत से आरी नहीं है। बिल्कुल। एक इंसान इतना जालिम है कि उसने उसमें नफरत, कीना, बुग़्ज़, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, वरना मोहब्बत से बेहतर कोई टर्म नहीं है। इकरा, आप कुछ ऐड करेंगे? मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि सर ने जैसे बात की कि मोहब्बत गिवन टेक नहीं है, सिर्फ गिवन है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन जो बच्चों की, नौजवान नस्ल की दूर करना चाहती हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हैं तो उसमें गिवन टेक है, और प्रॉपर्ली वेल बैलेंस गिवन टेक दोनों साइड से होना चाहिए। और अगर वो नहीं हो रहा तो यकीन करें यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। अगर आप किसी के लिए आप कुछ टाइम के लिए चल पाएंगे, उसके बाद आप उनसे ज्यादा उनसे नफरत करेंगे, तो बेहतर है कि आप अपना जो ताल्लुक है वो एक ऐसी मजबूत बुनियाद पर बनाएं कि उसमें किसी के भी अरमानों का, जज्बात का खून नहीं हो। दोनों एक जो है वो प्लेटफॉर्म पे आए, एक जो है वो वेल बैलेंस सिचुएशन जो है वो अपनी बनाएं। हाँ, अगर बात आप मोहब्बत के दावे करते हैं फिर जो है वो आपको जितना दें आप उतना चांद तारे लेके आ जाऊंगा, चांद तारे लेके आ जाऊंगा, फिर वो आगे से कहे कि नहीं मैं अपनी पसंद के ले आऊंगी, आप बैठे रहें। तो ये चीज है। तो फिल्मी डायलॉग्स में वही करूँ कि इमेच्योर माइंड्स हैं, इमेच्योर माइंड्स को जब आप फ्री हैंड देंगे तो वो यही होगा। वो फिर अल्टीमेटली कर दें। जमीन आसमान भी एक होते, तारे भी जमीन पे होते हैं और साथ भी जमीन पे। आजकल की लड़कियां बहुत डांटी हैं, वो कहती हैं आप बैठे रहे, मैं अपनी पसंद के खुद लाऊंगी। अदरवाइज पहले वाली कहती थी कि आप मेरे लेकर आए। हाँ, तो ये सिलसिला। अच्छा, एक और चीज़ आखिर में हम कंक्लूजन पे आएंगे। मूड, मुस्कुराहट का होना हमारे बिहेवियर में कितना लाजमी है? ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी और मैं फिर कहूंगी कि आप जितने मर्जी परेशान हो, आपने सिर्फ आईने के सामने जाके कभी भी सिर्फ आपने सिर्फ अपने चैलेंज कबूल करता हूँ जी, मैं चैलेंज कबूल करता हूँ, चैलेंज कबूल आप एक बार ये करें, और बल्कि ऑडियंस भी करे, सब नाजरीन भी हमारे करें कि आपने बस जितने मर्जी आप परेशान हो, आपने सिर्फ स्माइल करना है और कहना है मैं ऐसे अच्छा लग रहा हूँ। आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, हमने आपका जो रीजनल डायरेक्टर है वो भाई मनार साउथ पंजाब, तो हर वक्त मैंने खुद, मेरे पास हेल्थ बीट है तो मैं अक्सर जब न्यूज़ देता हूँ डेंगू की, उसके अलावा कोरोना की, तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं बिलाल कभी वो खैर की खबर भी सुना दिया कर, हर वक्त बीमारी की खबर सुनाता है। आप तो चीज़ें देख रहे होते हैं हॉस्पिटल, इन हालात में खुद को खुश रखना किस तरह रखते हैं आप? अभी हम स्माइल की बात कर रहे थे, तो सुन्नत है मुस्कुराना। सहाबा कराम अक्सर मौके पे तो मुस्कुरा रहे होते तो पूछा क्यों, तो क्योंकि नबी वसल्लम को इस मौके पे हमने स्माइल करते मुस्कुराते हुए देखा था। तो अगर आप सिर्फ इसी चीज़ को देखें कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट अगले बंदे पे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अपने अंदर आप समंदर समोए हुए हैं, टेंशन हैं, परेशानियाँ हैं, जो कुछ हैं। अब जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सारा दिन डिजीज़ और वो यही कुछ है, बैलेंस रखना पड़ता है। वो आप उस हद तक रखें कि अगले को फील ना हो कि आपके अंदर क्या है। समंदर देखते हैं ऊपर से बिल्कुल काम है, अंदर क्या है। तो वही चीज़ देखते हुए ना कि आपकी मुस्कुराहट अगले के लिए, मैं बल्कि एक सेकंड लूँगा, मैं और डॉक्टर अली वी आर ट्विन ब्रदर्स, हम फाइनल ईयर MBBS में थे। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या मैं आपके फोरम से सुना, ये मुस्कुराहट से रिलेटेड मुझे याद आया। तो हमारी फाइनल ईयर में ड्यूटीज़ लगती हैं लेबर रूम में, गायनी वार्ड में।
वहाँ एक खातून थी, वो बड़ी शदीद तकलीफ़ में थी। ठीक है। तो शोर हाय हाय हाय। अच्छा, मैं डॉक्टर अली हम क्योंकि जुड़वा है, अब उन्होंने मुझे देखा और डॉक्टर स्ट्रेचर पर उन्हें थिएटर में तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ। तो शी ऑल ऑफ सडन स्टॉप क्राइंग, उन्होंने चीखना देखा बंद शुरू कर कर दिया। दिया। और मुझे डॉक्टर अली को देख के तुसा जाड़े हो कि ट्विंस, योर ट्विंस, ओके जी, जीवंते रहो। पर शी फॉरगॉट हर पेन। हाँ, वो अपनी तकलीफ, जो कुछ अपनी देर पहले परेशानी चीख रही भूल थी। गई। हाँ। हम देख के, और उस वक्त मैंने सोचा चलें, आपका वजूद अगर अल्लाह की किसी मखलूक के लिए, आपका मुस्कुराना, आपका होना, तकलीफ से बेशक चंद लम्हों के लिए उसके लिए वो भूल गई, तो इससे बड़ी मेरा ख्याल है बड़ी नेकी कोई नहीं है। बिल्कुल। और आप अगर किसी के लिए बैठ के फैसिलिटेट कर रहे हैं किसी को किसी फोरम के ऊपर, वो डिजीज ना भी हो, अगर एक इंसान दुखी बैठा हुआ है, और मैडम का बड़ा अच्छा प्रोफेशन है कि इस वक्त हर दूसरा इंसान किसी ना किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का शिकार है, वो मोहब्बत हो, हाँ, कारोबार हो, कोई फैमिली जॉब के के इश्यूज issues हो, हो, जॉब्स family के के इश्यूज issues हो, हो, बिल्कुल। तो अगर आप किसी को उन परेशानियों से बाहर निकाल लेते, मेरे ख्याल है उससे बड़ी नेकी कोई नेकी कोई नहीं नहीं। है। आखिर लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट में मैं पैगाम यही देना चाहूंगी कि मखलूक से मोहब्बत करें और सबसे करें, ठीक है। बिला तफरीक गैरे, हर किसी से करें, हर जानवरों से भी करें, लेकिन बिल्लियों से ना करें, क्योंकि वो फिर जो है वो जबरदस्ती आके जो है वो आपसे सब कुछ लेना शुरू कर देती हैं। लेकिन बहरहाल सबसे मोहब्बत करें, रहम करें, सब पे काइंड जो है वो इंसान जो होता है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, और हमेशा काइंड रहे। इंसान मोहब्बत करते हुए अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब लास्ट में मुख्तसरन पैगाम। अशफाक अहमद साहब हमेशा कहते थे कि आसानियाँ बांटें, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करें। उसमें मैं एक सेगमेंट ऐड करता हूँ कि आसानियों के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक ह्यूमन टू ह्यूमन फैसिलिटेशन है। आपने एक इंसान के लिए फैसिलिटेशन की, आसानी की, जिस तरह आपने आज आसानी की कि मुझे बुलाया। जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैसिलिटेशन उसका लेवल है, एक ह्यूमन स्पेसिफिक है, टॉपिक स्पेसिफिक है, टाइम स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक है। लेकिन इन रिटर्न जिन लोगों ने हमें सुना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे आपके लिए, हमारे लिए जो आसानियाँ करती है वो टाइम बाउंड नहीं होती, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती, वो इरा स्पेसिफिक नहीं होती, वो दोनों जहान के लिए होती है। तो इस दुआ के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको, हमसे वाबस्ता प्यारे रिश्तों को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन, आमीन, और आमीन। डेंगी, कोरोना, हर किस्म की सबसे परेशानी से महफूज बचा है। के बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आकर, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसा कि हमने बात की, और एक और बात, आसानियाँ पैदा करें अपने साथ वालों के लिए, पूरे माशरे के लिए। जब आप आसानियाँ पैदा करेंगे तो आपके लिए भी आसानियाँ होंगी, और पूरे माशरे में एक बिहेवियर बन जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे, और एक जो मौजू सबसे अहम है, उसमें मुख्तलिफ जो कम्यूनिटीज़ हैं उनकी जानब से डिमांड भी आ रही हैं, और जो टैक्सेस के हवाले से आए रोज़ हम सुनते हैं कि टैक्सेस में या तो इजाफा हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात होती है, डायरेक्ट टैक्सेस की बात होती है, और आजकल ताजिर भी इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, उनके मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। जबकि 30 सितंबर लास्ट डेट मुकर्रर की गई है टैक्स गुशवारे जमा कराने की, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रजा आबिद रजा बोदला, चीफ कमिश्नर RTO मुल्तान। सर, आपको खुश आमदीद। हम इस हवाले से आपसे तफसीली जानेंगे कि क्या क्या इस हवाले से वर्किंग हो रही है, और पब्लिक टैक्स आखिर जमा क्यों कराए, कब कराए, क्या फ़ायदा होगा। कहा यह जाता है, मैं पूछूंगा बाद में, लेकिन पहले कहा जाता है कि एक बार टैक्स नेटवर्क में आ जाएंगे तो फंस जाएंगे। ये जो कंसेप्ट है कितना गलत है, ये सही है। और उनके साथ मौजूद हैं तजिया निगार हैं, कालिम निगार हैं, उसके साथ साथ हम माशरे में जो भी इस हवाले से एक्टिविटीज़ हो रही होती है काफ़ी गहरी नज़र होती है। शाकिर हुसैन शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर साहब, आपको खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। यकीन हम ताजों के हवाले से भी आपके इस हवाले से रिमार्क्स लेंगे, कंक्लूजन लेंगे कि जी हाजिर मुतालबात हैं, किस तरह की वर्किंग है, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ फोरम्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर जिनकी बात की जाती है, एतमाद में लिया नहीं जाता या लिया नहीं जाता, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। पहले हम जाएंगे मोहम्मद आबिद रजा बोदला साहब के पास और जानेंगे कि FBR क्या वर्क है। सर, FBR की अगर हम मजमूई कारकर्दगी की बात करें तो इस हवाले से क्या वर्किंग जारी है? RTO मुल्तान इस हवाले से क्या कारकर्दगी के 30 सितंबर लास्ट डेट है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आपने पहले दोस्त बात की है कि टैक्स लोग क्यों दें, जाहिर है कि एक सिविलाइजेशन की एक कॉस्ट है,
एक आपको मुल्क निज़ाम सिस्टम चलाने के लिए पैसे की तो ज़रूरत है, और ये शुरू से चला आ रहा है और पूरी दुनिया में इस वक्त भी है, और यही निज़ाम जो है हमारे पास है, और टैक्स भी उसने देना है जो देने की पोजीशन में होता है। ठीक है। यानी कि हमारा टैक्स निज़ाम ये नहीं है कि जी हमने हर किसी के पास चले जाना है और उसे कहना जी आप टैक्स दें। अगर आपकी कैपेसिटी है, आप अर्न कर रहे हैं इसी मुआशरे से, इसी सिस्टम से, तो फिर ये है कि जी आपको उसमें से अपना हिस्सा कुछ ना कुछ। कितना अर्न करने पे टैक्स देना होगा? अच्छा, उसमें बड़ा सिंपल सा ये है कि जी अगर आप एक आम इंडिविजुअल हैं, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है एक आम कारोबारी का, एक कंपनी का, तो कंपनी के लिए तो कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। जो भी कंपनी रजिस्टर करवाएगा उसने गोशवारा देना है। जो ताजर है या जो आम बिजनेसमैन है, अगर 4 लाख से ऊपर उसकी आमदन जाएगी, 4 लाख सालाना, 4 लाख सालाना जी, तो वो उस पे टैक्स होगा। अदरवाइज अगर वो 3 लाख से भी क्रॉस कर जाता है, जिसका बिजनेस से इनकम है, तो उसको गोशवारा देना होगा, टैक्स हम नहीं लेंगे उससे। ठीक है। टैक्स हमने 4 लाख से ज्यादा इनकम पे लेना है, और जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए 6 लाख का थ्रेशोल्ड। हम अभी आप तो गवर्नमेंट नहीं है, आप तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उन पे अमल दरामद कराते हैं। अगर हम बाहर के ममालिक से कम्पीट करें, 4 लाख की बात करें तो महीना की आमदन बनती है 40,000 रुपए या उससे कुछ कम। तो इस आमदन पे अगर मैं टैक्स देने लग जाऊंगा, इंडायरेक्ट टैक्सेस भी होंगे, डायरेक्ट टैक्सेस भी होंगे, तो यकीनन आम आदमी या ताजिर परेशान होगा। बाहर से कम्पीट करें तो क्या हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा देखिए, इसमें जो बिजनेस के जो जिस तरीके से एक मुरव्वजा सिस्टम है या निज़ाम है कि पूरी दुनिया में ये है कि जी आप कारोबार पूरा साल करते हैं, आप उस कारोबार से रिलेटेड जितने अखराजात होते हैं वो आप मिन्हा करते हैं। ठीक है। यानी कि उसमें से आप अगर जितने की चीज़ आई है, उस पर जितनी बिजली लगी है, बनाने में लगा है, जो कुछ आपका उसमें इस्तेमाल हुआ है, वो सारे का सारा निकालने के बाद, उसके बाद जब आपकी नेट इनकम आएगी तो आपने उसको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने का ये मतलब कतन नहीं है कि जी अगर 4 लाख है या 40 लाख है तो जी आप पे सेम टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है। आपको यानी कि ये एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है कि जितना आप अर्न कर रहे होते हैं आपको टैक्स भी उसी हिसाब से लग रहा होता है। तो अगर 4 लाख है, ये तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड हमने रखा है, क्योंकि ये किसी न किसी स्टेज पे रखना होता है। तो जब 4 लाख है तो इसका मतलब ये कि जी आप थोड़ा सा दे देंगे, उसके बाद जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप हस्बे तौफीक जो है उसमें और ज्यादा आता जाएगा। और हमारा तो इस्लाम का और दीन का, मजहब का भी कॉन्सेप्ट यही है कि जो साहिब नसाब है उसी पे ही लगता है, उसी पे लागू होता है। तो इसका नसाब चूंकि ये रख दिया गया है, और ये जाहिर है कि उसमें से चूंकि खर्चे तमाम निकल जाते हैं। मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि इसमें से जो जाती खर्चे हैं, ठीक है, आप अल्लाह ने आपको दी हुई है तौफीक, तो लाखों खर्च करें अपनी जात पे, तो वो नहीं उसमें से मिना होंगे। ठीक है। जो उस कारोबार से रिलेटेड है, वो जो खर्चा भी होगा निकालना है, और उसको शामिल कर सकते हैं। उसको निकालने के बाद जो है, अगर उस पे आपका विदहोल्डिंग टैक्स हुआ है तो उसका क्रेडिट भी आपको मिलना है, और अगर उससे आपके ज्यादा कट गए हैं तो आपको रिफंड होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग इसमें आना चाहते हैं उनके लिए कोई इस हवाले से क्या आसानियाँ क्या पैदा की? एक तो वेबसाइट आपकी है, वहाँ पे ऑनलाइन भी शुरू किया गया है, तो इसमें आसानियाँ क्या बेहतर बनाई जा रही हैं? देखिए, अब एक तो जिस तरीके से ये पहले बात होगी है कि जी टैक्स में तो आना चाहिए, यानी कि किसी भी एक सिविलाइज्ड या एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में आपने अपना रोल जितना भी है आपने वो अदा करना है। अच्छा, जब करना है तो बाज़ औक़ात आपको जो है वो गोशवारा दाखिल कराने में कुछ दिक्कत आती है या कुछ मसाइल आते हैं, तो उसके लिए ये कि जी अब ये बड़ा आसान कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन खुद ही अपनी तरफ से आप अपना लॉगिन पासवर्ड लें, कंसल्टेंट वगैरह ना लें। कंसल्ट देखें, अगर आपका सिंपल सादा सा वो है और आप इतनी उसमें सूझबूझ है, आप कारोबार की तमाम चीज़ों को समझते हैं और आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कर दें, क्योंकि हमारा जो तनख्वाहदार तबका है वो तो मेजॉरिटी जो है वो बहुत थोड़ी मदद लेते हैं, क्योंकि कारोबार में ज़रा उसका हुजम वसी होता है, तो फिर उनको आपको एक टैक्स की, क्योंकि मुख्तलिफ एंगल से आपने देखना है कि टैक्स में कोई सुकम ना रह जाए, कोई गलती ना हो जाए, तो उसके लिए आप अपने वकला हज़रात को हायर करते हैं। अगर इंडिविजुअल है, आप किसी फर्द का है, तो वो आसानी से बिल्कुल आसानी से वो खुद जब सिस्टम पे या वेब पे या जाएगा तो सिस्टम उसको खुद समझाता जाएगा। हमारी अवेयरनेस कैंपेन भी चलती रहती है, हम उसको आपके मीडिया के जरिए जो है वो सोशल मीडिया भी और आपका इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, इजाफा हुआ है कोई? देखिए इस साल ये है कि जी पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इजाफा है, क्योंकि पहले ये होता था कि जी जो हमारी जो रिटर्न होती थी या जो गोशवारा जिसको कहते हैं वो ज़रा थोड़ा सा लेट बनता था, तो ताजर इंतज़ार करते रहते थे। सिस्टम अपडेट किया गया?
उसको यह है कि जी 1 जुलाई से ही हमने इसको ऑनलाइन कर दिया था, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया था, नॉक शुरू कर दी कि भाई नहीं, देना आपने। 1 जुलाई से, क्योंकि जितना इसमें स्टैट्यूटरी टाइम है आपको, क्योंकि 1 साल पहले आप जो कमा चुके होते हैं, 30 जून को आपने अपने अकाउंट्स बंद कर दिए होते हैं, तो उसको सिर्फ तरतीब देने में वो आपको 3 महीने का टाइम ला देता है, तो 3 महीने पूरे दिए हम इस पे बाद में आएंगे कि कितने % हमारे पास हैं। शाकिर साहब, अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर ये मिसाल देते हैं कि हमारे यहाँ सबसे कम रेशो है टैक्स देने वालों की। अगर हम आबादी की बात करें तो चंद % ही लोग हैं जो कि टैक्स जमा कराते हैं। आखिर वजह क्या है? इदारों पे एतमाद नहीं है, हुकूमत पे एतमाद नहीं है, लोग आना नहीं चाहते, रीज़न क्या समझते हैं? अच्छा, 2 बातें हैं बिलाल इसके अंदर आपके सवाल में। एक तो ये है कि लोग क्यों नहीं टैक्स देना चाहते, उसका सादा सा जवाब ये है कि अगर सपोज एक शख्स मुल्तान में बड़ा अच्छा बिजनेस है उसका और वो मुकम्मल टैक्स अदा कर रहा है, उसके बदले में हुकूमत उसको क्या सहूलियात दे रही है, मतलब उसके टैक्स पेयर को मिलेगा क्या? मतलब उसको क्या मिलता है? मतलब सपोज ये है कि उसको किसी जगह पर रियायत मिलती है, कोई किराए के अंदर ट्रैवल करना चाहता है, उसके लिए रेल के अंदर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, उसको कुछ नहीं, हुकूमत इस मामले में कुछ नहीं उसको करती, सिवाय इसके कि 1 साल बाद एक तकरीब होती है, उसमें उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जिन्होंने, ये पाकिस्तान के पहले 25 लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया। ये तो एक अहम लोगों की बात है। अब हम करते हैं अपनी बात, आम आदमी की बात। आम आदमी के जहन में ये है कि हम टैक्स तो दे रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया, आप बोधा साहब से भी पूछा, बताते हैं कि देखिए हम साबुन लेने जाते हैं, हम ब्रेड लेने जाते हैं, हम मेडिसिन लेने जाते हैं, बाजार से शॉपिंग करने जाते हैं, होटल जाते हैं। बल्कि अब तो ये इनका बड़ा अच्छा हमने देखा कि उन्होंने कहा कि अगर आपकी इनवाइस पर टैक्स नहीं कटा, आप हमें बताएं, हम आपको इंसेंटिव देंगे और हम उस इदारे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा चलें, आपने उसको सिस्टम में लाने की कोशिश की है, लेकिन उस सिस्टम में जो कुछ ये जनरेट कर रहा है हुकूमत या इनका महकमा, क्या उसके मराआत हमें हेल्थ में, हमें तालीम में, हमें सीवरेज में, साफ पानी में, कहीं ना कहीं पर ये सहूलियात जो हमें हुकूमत के जिम्मे हैं, उसकी वजह से अदम एतमाद नजर आता है। जाहिर है हमें कुछ भी नहीं मिलता ना। अब आप देख लें कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितने भी तालीमी इदारे हैं उन पर अदम एतमाद, उनके पैरेलल प्राइवेट सेक्टर आ गया और वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। ट्रैवलिंग का देख लें कि वहाँ पर अब रेल जो है वो नाकाम हो गई है, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो ज्यादा मजबूत हो गया है। अस्पताल बहुत रश है, लेकिन वहाँ लोगों के पास वो सहूलियात नहीं है जो हुकूमत से। ये भी तो है, जब आपका 5% 10% लोग ही टैक्स देंगे तो 90% को किस तरह से सहूलियात सर ये तो बोधला साहब ये कहते हैं ना कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ, मैंने अभी आपसे छोटी सी बात की है कि हम जब किराने की दुकान पर जाते हैं, साबुन की टिक्कियां लेते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है इसकी प्राइस इतनी, ये सेल टैक्स है, ठीक है। बिजली के बिल के अंदर हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स, मतलब अच्छा छोड़ दी इस बात को भी, मैं सारी बातें छोड़ दी। हुकूमत कहीं ना अभी इनसे पूछ लेते हैं बोधला साहब से। बोधला साहब सरकारी मुलाजिम है, सबसे ज्यादा मजलूम सरकारी मुलाजिम है। हुकूमत इनको तनख्वाह बाद में देती है, इनसे इनकम टैक्स पहले वसूल करती है। मेरा इनसे सवाल है, छोड़ दें कि ये यहाँ RTO में सबसे बड़े अफसर हैं, अल्लाह इनको इससे भी बड़ा अफसर बनाए, हमारी दुआ है। इनसे पूछें कि क्या इनके जो अंडर सरकारी मुलाजमीन काम कर रहे हैं, मुश्किल सवाल है, क्या वो जो टैक्स काटा जाता है उसके बदले में हुकूमत उनको क्या देती है? छोड़ दें। जैसा बात जो शाकिर साहब ने की है बड़ी खूबसूरत की है, और अपनी ही बात में इन्होंने और आपके सवाल में ये बात पिन्हान थी कि जी अगर आपकी बेस बहुत कम होगी, टैक्स देने वाले कम होंगे, जो जहाँ तक जो है वो आप टैक्स देने वाले बढ़ाएं, क्योंकि जितनी आपकी इकॉनमी है वो तो एक रिकॉर्डेड चीज़ है, ठीक है, उतना तो टैक्स आना चाहिए। आप ये कहें हुकूमत को डायरेक्ट टैक्स की तरफ जाना होगा, इनडायरेक्ट अगर काम हो जाए और डायरेक्ट टैक्सेस शुरू हो जाए तो फिर कुछ हद तक देखिए। अब देखें, अगर आपकी एक यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है कि जी जो आप डिक्लेयर कर देंगे वो हुकूमत मान लेगी लॉ के मुताबिक। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, हमारे यहाँ लोगों को मसला क्या है, डिक्लेयर क्यों नहीं करते? बाज़ को ये कहते हैं कि FBI वाले इतनी ज्यादा पिछले सालों का डाटा लेके आ जाएंगे, अब तक लॉ भी आ गया है। देखिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जी जाहिर है कि जी अभी हमारी अवेयरनेस या तालीम या जो हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी ज़्यादा रिफाइंड या इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है कि जी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए।
और रिकॉर्ड करने से वैसे ही मिन हैसुल कौम हमें थोड़ी सी ना हिचकिचाहट है कि हम कहते हैं कि नहीं जी रिकॉर्ड में आ गई तो ये कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। हाँ। तो बात ये है कि जी जब तक रिकॉर्ड नहीं होगी, आप अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, तो बल्कि आपके तो डेली लाइफ में, आपके डेली बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा लीकेज होती रहेगी। इसको आपको अपने सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और हमेशा जो है इंटरनल सिस्टम, किसी भी घर से लेके आप किसी बिजनेस एम्पायर तक ले लें, इंटरनल कंट्रोल सख्त होंगे तो लीकेज पिलफरेज रुकेगी। नहीं, अगर कोई फर्स्ट आप रजिस्टर होना चाहता है तो FBI के सबका उसका रिकॉर्ड देके उसके मुताबिक टैक्स लगाएगी, यहाँ से शुरू होगा? देखें, अगर टैक्स के लिए जिस तरह एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जी या तो इतनी इनकम हो इसकी, या इसके नाम एक जायदाद हो, या वो किसी गाड़ी का मालिक हो जो कि 1000 सीसी से ज़्यादा हो, या उसकी कोई भी बैंकों में लेन देन है या जो कुछ भी है, उससे एक अंदाज़ा तो होता है ना जी कि एक बंदा कारोबार तो कर रहा है और उसकी ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, रुपया भी आ रहा है, जा भी रहा है, तो जाहिर है कि वो किसी न किसी चीज़ पे तो मुंतज हो रहा है। तो जब एक चीज़ वो कॉमुलेट हो रहा है या किसी चीज़ में वो मैनिफेस्ट हो रहा है, नज़र आ रहा है कि जनाब ये एक नया घर बन गया है या कंस्ट्रक्शन हो गई है या उसमें चीज़ें लगी हैं, तो जाहिर है उस बंदे के पास पैसा तो है। अगर वो पैसा है और वो डिक्लेयर कर देता है और उसके सोर्सेज नोन है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा कि जी आप अपना टैक्स दें, वो आपकी वाइट मनी है, आप इस्तेमाल करें। साकिब साहब ने एक पॉइंट अच्छा हाईलाइट किया था, वो ये है कि अगर मैं टैक्स पे करता हूँ और एक बंदा टैक्स पे नहीं करता, अब दोनों इक्वल खड़े हैं, या तो जब भी होगा आप लोग करवाएंगे वो अलग बात है, लेकिन फायदा क्या होगा? एक आम आदमी जो टैक्स पे करे, एक आम ताजिर टैक्स पे कर रहा है, उससे फायदा क्या होगा? बेनिफिट हम अभी तक क्यों स्कीम ऐसी नहीं लेके आ सके कि वो डायरेक्ट उसको कोई ना कोई बेनिफिट दे सके, वो कम्युनिटी में कह सके कि मैं टैक्स देता हूँ? नहीं, उसमें बेनिफिट है। यानी कि आपने एक फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि एक टैक्स देता है और एक बंदा इस तरफ आता ही नहीं है जी। तो जाहिर है जो आता है उसके लिए इतनी सहूलत है कि जो भी वो कारोबार करेगा, जो भी चीज़ खरीदेगा, तो उसका रेट और उसका टैक्स वो उससे लामहाला बहुत कम होगा। एक्साइज में हम जैसे देखते हैं, देखें एक बंदा नहीं टैक्स में आता, सिस्टम में नहीं है, हमारे पास रिकॉर्डेड ही नहीं है, वो जो चीज़ें भी जो भी ट्रांजैक्शन करेगा उसका टैक्स ज़्यादा होगा, तो उसको उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ती है। और उसके अलावा शाकिर साहब ने जैसे अभी कहा है कि जी जनाब वो एक सेल टैक्स की, जिस तरीके से आजकल ये पॉइंट ऑफ सेल पे हम लोगों ने एक ड्राइव शुरू की हुई है और काफ़ी ज़्यादा यानी कि इस पे काम भी हो रहा है और बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं कि जी अगर आप बंदा जो भी कंजम्पशन, देखिए आप सेल टैक्स में जो आपको कंजम्पशन टैक्स लगता है, आप जो चीज़ परचेज करते हैं उस पर आपको टैक्स लगता है, अगर आपको वो टैक्स लगता है तो आप उसका क्रेडिट लें हमसे, ठीक है, और क्रेडिट इस शक्ल में है कि जी आप उस पर रेट भी कम दें हमें, और अगर ज़्यादा चार्ज हो गया तो आप हमसे रिफंड लें, हमसे वापस ले, ठीक है। और उसके लिए ये कि तावन हमें करना पड़ेगा जी कि ये चीज़ आप अगर किसी से परचेज करते हैं तो आप उससे एक वैलिड किस्म की इनवॉइस तो मांगे उससे, आप उससे कहें कि नहीं जनाब मुझे कुछ साहब इसमें दो सवाल मेरे जहन में आए, क्योंकि अब चूँकि मैं बराह रास्त पाकिस्तानी हूँ और मतलब मैं एक अरसे से आपके पास रजिस्टर्ड हूँ। एक ऐसी कौम कि जो गाड़ी खरीदने जाती है उसको 3 महीने बाद में अगर टाइम दे दिया जाए तो कहते हैं मुझे 3 महीने सब्र नहीं कर सकता और मैं इस एक गाड़ी पर कितने लाख रुपया ऑन मतलब एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ऐसी कौम का क्या किया जाए? वो तो FBR में आना ही नहीं चाहती, देखना उसके पास इतना पैसा है, पहली बात। जी बिल्कुल है। दूसरी बात ये है कि ये जो सेल टैक्स की बात आप कर रहे हैं ये आप रिटेलर पर लगा रहे हैं, क्यों नहीं आप प्रोडक्शन जहाँ से आ रही है वहाँ से एक, या जो होलसेलर है, ताकि बराह रास्त ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये अवाम महंगाई की वजह से पहले रिटेलर्स की काफी होलसेलर पे क्यों नहीं करते? रिटेलर्स ये कहते हैं मुझे स्टेट भी हम पे आगे चेक करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है होलसेलर है उसको नहीं देखा जाता। नहीं, ये बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है या जो पब्लिक तक भी, और मैं बल्कि आपकी मेहरबानी कि ये बड़ा ही इंतहाई अहम सवाल इन्होंने किया है, मैन्युफैक्चरर पे या जो उसकी पहली स्टेज है उस पे ये टैक्स लग रहा है, ठीक है, और उसी टैक्स को फिर आगे चलाना है होलसेलर ने रिटेलर को बता देना है कि भाई मैं आपसे जो ये 100 रुपया ले रहा हूँ इस पे इतना टैक्स है, ये इसकी इनवॉइस है। उस बंदे ने जब आपको वो चीज़ बेचनी है तो उसने उसको पिछले क्रेडिट को ले लेना है हमसे,
सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। हमारे यहाँ Tax जो में- रिटेलर्स कहते हैं वो कहते हैं ना तो हम इतने एजुकेटेड हैं, ना तो हमारे पास ये सिस्टम है, हम एक बंदा रखें, सिस्टम रखें, इतनी आमदन नहीं है तो हम ये सिस्टम कैसे चला सकते हैं? इसीलिए ये कि इसका कोई थ्रेशोल्ड रखा गया है कि जी अगर एक बड़ा कारोबार है, मसलन सबसे ज्यादा जो ताजिर हज़रात लेकिन को है, उसमें एक दुकान के एरिया रखा गया है। एरिया रखा गया है जी, और उसमें जाहिर है कि जी जितना बड़ा एरिया है, कोई टर्नओवर तो है, कोई चीज तो है, और वो डिक्लेयर करना है। हमने कभी नहीं कहना कि जी आपने इस पे अगर ये बड़ा है तो आप टैक्स दे दें, अगर नहीं है से। शहर में ऐसी दुकानें भी हैं जो चंद फुट की हैं लेकिन वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखिए तो देखें यही तो बात है कि जी जब वो छोटी दुकान है तो उसका टर्नओवर वो देखें, जब ये आपका पॉइंट ऑफ सेल जो जिसमें रजिस्टर्ड होना है ना, उसमें उसकी सेल का भी एक हिसाब किताब है, उसके बिजली के बिलों का भी हिसाब है कि अगर इस मिकदार से बिल बढ़ जाता है उसका तो वो अपने आप को रजिस्टर करेगा। अगर उसके पास पॉइंट ऑफ सेल या जो अपना प्लास्टिक मनी की मशीन लगी हुई है, वो आपका स्वैप होता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो चाहे छोटी दुकान है, उस पे आपने टैक्स देना है। आप टैक्स अच्छा, इसमें शायद से थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? जी। कुछ ऐड करेंगे मैं आप? वही अर्ज करने लगा था। अभी आपने ना किराने की दुकान की बात की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। सुबह से लेकर शाम तक वो मोहल्ले के या एक एरिया में वो 10 बोरी चीनी की बेचता है। उसमें चीनी के अंदर profit का उसको margin मार्जिन 200 जो है। मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से 2 रुपए, रात को उसकी सेल लाखों में चली जाती है। वो आपके सिस्टम के अंदर कैसे इंडेक्ट होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए ये उसके लिए ये कि दोनों ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, उस पर भी ये काम हो रहा है। आपने वो सुना होगा कि जी अगर मैन्युफैक्चरर से एक चीज चली है तो एंड कंज्यूमर तक अगर आई है तो उसका पूरा हमने ट्रैक रखना है ठीक है कि जी आ गई है, बस ठीक है, सेम वही चीज आई है। अगर एक खास मिकदार में उसकी प्रोडक्शन हुई है और वो आगे कंज्यूमर तक बिक गई है तो हर टीयर पे उसका टैक्स आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, हमें उससे अगले टीयर पे वो टैक्स नहीं लेना क्योंकि उसकी इनवॉइस पीछे से आ चुकी है, टैक्स आ चुका है। उसने तो सिर्फ ये डिक्लेयर करना है कि जी मैंने इतना मिकदार में इस मैन्युफैक्चरर से ये टैक्स ये माल लिया था, इसकी ये मैंने इसको कीमत दी है और ये मैं टैक्स दे आया। इस टाइम की बात करें, जो हमारा किराने वाला है, जो रिटेलर है, क्या वो इस पोजीशन में है कि उस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है? देखिए इसीलिए हमने इसको हर एक पे लागू नहीं किया। अगर किसी का 12 लाख से ज्यादा उसका अगर बिजली का बिल आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका क्वांटम माशाल्लाह बहुत बेहतर है, ठीक है, और वो इस पोजीशन में है कि जी वो अपना रिकॉर्ड रख सके। अगर किसी के पास पॉइंट ऑफ सेल या वो एक इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन पड़ी हुई है या डेबिट क्रेडिट कार्ड जहाँ पे स्वैप होता है उसने बैंक से ली हुई है तो उस सिस्टम को चलाने के लिए भी उसके पास एक्सपर्टीज है। आबिद भाई, इसमें छोटी सी बात आपकी मैं मतलब गुफ्तगू में मैंने काटी है, माजरत, वो ये है, मसलन मुल्तान में एक हाल ही में एक बाहर के मुल्क का बहुत बड़ा स्टोर आया है। हम वहाँ से एक गैर मुल्की बेवरेजेस का जो पाकिस्तान में ही मुल्तान में ही तैयार हो रहा है, हम उससे पेट लेते हैं 6 बोतलों का। वो मिसाल के तौर पर वो 600 रुपये का देता है। जब वो 600 रुपये का हमें देता है तो उसकी इनवाइस के अंदर वो इनकम टैक्स भी करके वो दे 600 रुपये का रहा है। अब जो मामला जहाँ पर खराबी आ रही है, अब वही पेट कैंट में हम किसी होलसेल शॉप से लेते हैं तो कहेगा जी मेरे पास 570 रुपये का है। अब वो उसकी सेल उस स्टोर से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उसका हुजूम बहुत ज़्यादा है। वो टैक्स दे के आया क्योंकि जब फैक्ट्री से भी ये बेवरेजेस निकला है तो उसके सिस्टम के अंदर जनरेट है कि उसने टैक्स दिया है। लेकिन उसने जो हमसे लेना था, जो मैंने देना था, मैंने उस स्टोर में जाकर तो दे दिया जो बड़ा स्टोर है गैर मुल्की। लेकिन जो आम स्टोर है उस पे आम स्टोर जिसके पास एक बहुत बड़ी तादाद है और वो आना भी नहीं चाहता, इसका कोई हल है आपके पास? देखें अब ये कि जी जो चेन है, इंटरनेशनल है या नेशनल है, या जो एयर कंडीशन मॉल में प्लाजाज में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट अगर फराहम एक टैक्स पेयर करता है और एक ताजर करता है या एक वो करता है और एक टैक्स पेयर उस चीज़ को एंजॉय करना चाहता है कि जी मैंने बड़ी अच्छी जगह से साफ सुथरा और बिल्कुल ठंडे माहौल में और उसमें मैंने जाके परचेजिंग की है, तो उसकी कॉस्ट वो भर रहा है और वो बंदा उसको चार्ज भी कर रहा है। ठीक है, हमें भी पता होता है कि जी 5 स्टार होटल में या बाकी जगहों पे जो एक जो आम आपका केन है या एक बोतल है वो कितने की मिलती बिल्कुल है, ऐसी है। तो वो हमें पता होता है ये कि बाहर तो ये इतने की बिक रही है मगर हम उसकी कीमत भी देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल चेन और ये जितने भी एयर कंडीशन मॉल्स और प्लाजाज हैं वहाँ पे तो कोई थ्रेश होल्ड ही नहीं रखा, चाहे छोटी दुकान है चाहे बड़ी दुकान है। और अगर उसी तरह क्योंकि उसका कस्टमर भी जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा रिसोर्सेज वाला है, वो खुद भी इतनी पोजीशन रखता है, लिहाजा उस पर तो हमने कोई तखसीस ही नहीं रखी ना। उसने जहाँ तो, प्रॉब्लम
प्रॉब्लम जिस तरीके से नीचे आता जाता है, आपके एक तो छोटे बाजार हैं, छोटी जगह हैं या जो कुछ भी है, तो उसमें से भी हमने बहुत ज्यादा यानी कि 1-2 फिल्टर लगाए हुए हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे तो अच्छा, जा रहे हैं। एफबीआई की अपनी कैपेसिटी की बात करें जी, तो एफबीआई को इतनी कैपेसिटी है कि पूरे शहर को ये जिस तरह से सिस्टम लेके आना चाह रहा है तो वो कर पाएगा? देखिए, ये एक ग्रेजुअल किस्म का प्रोसेस है और इसमें जिस तरीके से इंटरनेशनल चेन्स की एयर कंडीशन मॉल्स प्लाजाज की बात हुई है, 12 लाख से ऊपर वाले एक टैक्स पेयर की जिसका बिजली का बिल है उसकी बात हुई है, तो उनको अलहदा करना वो आसान है। इस पे हम आएंगे ब्रेक के बाद, नाज़रीन इस पे तफसीली बात करेंगे कि जो मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स की जो बात की जाती है, लेकिन जो आम ताजिर है मुल्तान का, दीगर एरियाज का, उनके हवाले से क्या पॉलिसी किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें एफबीआई के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से हमने बात की और हमने रिटेलर के, उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चर है, किराना वाला है, उसके हवाले से हमने बात की। एक जो चीज़ हम मॉल्स के हवाले से बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो रेट है, उसके अलावा जो आम दुकानदार है उस पर किस तरह से वर्क किया जा सकता है। बोलते साहब, जिस तरह तफसीली बात हुई, एक जो चीज़ लास्ट टाइम भी हमने आपसे जाननी चाहिए थी वो ये है कि आपके सिस्टम में कोई आना चाहता है तो उसके लिए आसानियां आपने बताई कि उसको बाकी टैक्सेस में रिलीफ मिल सकता है, वरना उसे एक्स्ट्रा टैक्सेस अदा करने होंगे। सेकंड, इसासे शो करने में लोग हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। अगर एक बंदा इसासे शो नहीं कर रहा उसके लिए क्या कानून है, और अगर एक ने शो कर दिए तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस या उसके लिए मुश्किलात तो नहीं होंगी आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे ज़्यादा बिलाल साहब के जो पीस ऑफ माइंड है ना, ये जो सुकून है कि आपकी चीज़ है, बाज़ औक़ात हमारा तो जिस किस्म का ये सोशल सेटअप है या हमारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो है हमारी इनहेरिटेंस होती है और उसके लिए छूट होती है। जी, आप डिक्लेयर कर दें कि जी मुझे ये जनाब अली इस तरीके से आई है, या जो मैंने परचेज़ भी की है तो मेरे ये रिसोर्सेज हैं और ये मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए थे, मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं, तो लिहाजा मैंने उसमें से ये चीज़ ले ली है। किसी चीज़ को परचेज करने में आपने अगर कोई कैपिटल एसेट बनाया है तो उसमें से तो हमने उसको नहीं पूछना। हाँ, ये कि अगर उसका वो कारोबार है और उस चीज़ को सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा। देखिए, सोर्स ऑफ इनकम तो बता देना जी कि मुझे जनाब अली ये जायदाद विरासत में मिली है। मुल्क में ये प्रैक्टिस ना हो, हुक्मरान लेवल पे भी ना हो, बताना ना चाहें तो उसमें क्या किया जाए? नहीं, अब ये जरा सवाल जरा आपका और तरह का है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसी चीज को तो हमने तोड़ना है। इसी मैं पूछना चाहूंगा, मैं 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, बड़ा खौफ था महकमा इनकम टैक्स का। अभी आपका नाम, महकमे का नाम तब्दील नहीं हुआ था। अच्छा, ग्रेजुअली वो खौफ तो कम हुआ। आपने खुद अभी बताया कि अब इनकम टैक्स अदा करने वालों की तादाद हर साल बढ़ रही है, लेकिन किसी भी सतह पर कोई तब्दीली नज़र आती हुई नज़र नहीं आ रही। इतने लोग मतलब आ गए आपके नेटवर्क में, लेकिन आप अभी कहते हैं कि नहीं, अभी कम है, अभी कम है। खौफ कैसे ख़त्म होगा आम आदमी का, कारोबारी आदमी का जो खुद कमा रहा है? नंबर एक, आपने भी एक्सपीरियंस बता दें कि आप टैक्स पे करते हैं, जिससे बोदला साहब कह रहे हैं कि अगर टैक्स एहसास शो करेंगे तो परेशानी नहीं होगी, क्या वाकई ऐसा होता है? मैं उसमें ये तो एक चीज़ है ना कि एक चीज़ मेरी है, हाँ। मैंने शो कर दी है, मुझे नोटिस आ गया, आप सबूत दें। अच्छा, बाज़ का कोई हिडन आ जाता है, कोई मतलब मैंने कोई डील की होती है बगैर डॉक्यूमेंट के, मतलब है उसके बाद मुझे उसका प्रॉफिट आ गया है, उसके अंदर कोई रिलीफ मिलता है? मैंने काफ़ी सारे सवालात कर दिए। जी, आपके काफ़ी सारे सवालात हैं। देखें, आपकी कोई चीज़, देखें हिडन तो बंदे को पता होता है कि जी मैंने क्या कितनी इनकम मैंने अपना अर्न की है, एक साल में मेरी कितनी जनरेट हुई है, मेरा एसेट कितना है। ये इतनी मोटी सी कैलकुलेशन मेरा ख्याल है हर बंदा जानता है कि जी आज मैंने 100 रुपये कमाया है तो मैंने तो 80 रुपये खर्च कर दिए जी, बाकी मेरे पास 20 बचे हैं, 20 की मैंने जो चीज़ भी खरीदी है वो पता चल जाता है। तो साल में भी कोई क्योंकि आपको इनकम, अपने रिसोर्सेज, हर चीज़ का पता होता है। और आम एक देहाती काश्तकार जो है उसको भी पता होता है कि जी मैं इतने कमा रहा हूँ। जब वो महंगाई की या किसी और चीज़ की बात करते हैं तो एग्जैक्ट यही बात होती है कि उसने कहीं पे तो जमा तफरीक की हुई है ना। तो जब इसी जमा तफरीक में उसकी कोई चीज़ अल्लाह ताला उसको देता है, वो बनाता है अपनी मेहनत से, सिर्फ डिक्लेयर करनी है, ठीक है। और उसने अगर उसकी बैक पे, देखें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, किसी की ज़राई इनकम होती है, किसी ने दूध बेच के, अपने जानवर बेच के ली होती है, किसी ने एक छोटा सा कारोबार किया होता है, तो उसमें कत्तान किस्म के सिर्फ बताना है। और बताने के लिए भी अब तो यानी कि नीचे से लेके आपको प्राइम मिनिस्टर पोर्टल तक अवेलेबल है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, चेयरमैन एफबीआर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक एक मखसूस नंबर दिया हुआ है कि जनाब आपको कोई कंप्लेंट है, कोई किस्म की, आप वो करें। फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन है,
यानी कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल तो हमारे लिए इतना ज्यादा अहम होता है कि जी हम सुबह का स्टार्ट भी उसी से करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि ताजिर सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। स्टेक होल्डर जिनसे टैक्स लेना है उनको एतमाद में या उनको मीटिंग्स में बिठा कर एतमाद क्यों नहीं दिलाया जाता कि ये चीज़ है? तो यहाँ किस चीज़ की कमी है इसमें? देखिए ताजिर हजरात जो है उसमें बाज़ औक़ात तो सिर्फ यही है ना कि आपकी एक अवेयरनेस है या मिसकंसेप्शन जिसको आप कहते हैं कि जी आपका ये मिसट्रस्ट है। देखिए उस मिसट्रस्ट को दूर करने के लिए तो मैं आपके पास आया बैठा हूँ। ताजिर हजरात FBR में भी मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके, उनका जो जायज़ मुतालबा होगा उस पर कतान किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। हाँ अगर ये कि जी एक लेजिस्लेशन हो जाती है, लॉ में एक चीज़ आ जाती है और इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है तो हमने वो अक्रॉस द बोर्ड करनी है। ठीक है, उसमें कोई तफरीक नहीं की उसमें हम कैसे अच्छा साहब, हम जो है ना मजमूई तौर पर बड़ी ना सुस्त कौम है। हमने कहीं जाना हो, सपोज जहाज से भी जाना हो तो हम आखिरी वक्त पर हम एंटर कुछ चीज़ अडॉप्ट करने में आखिर में होते हैं। बिल्कुल उसके बाद अगर रेलवे पे पता है जी गाड़ी ने 12:35 पे आना है तो हम 12:32 पर टिकट खरीद रहे होते हैं। अच्छा कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे भी जाना है, अच्छा सुस्त है ना हम सारे के सारे, इसमें तो कोई। अच्छा आपने हमारी आदतें इतनी ख़राब की हुई हैं, माजी में जनवरी तक भी हमने गोशवारे भरे हैं, दिसंबर में भी, नवंबर में भी। अच्छा अगर सपोज कुछ सोच रहे कि ये कौम 30 सितंबर तक को उनके लिए उम्मीद है 30 सितंबर वाला ये हमने पूछना भी था आपसे, 30 सितंबर आखिरी डेट है कि उसमें कोई गुंजाइश है, उसमें कोई इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखें उसी एक चीज को तोड़ने के लिए तो कि जी उस वक्त ये होता था कि जी उसकी वजूहात होती थी कि जी आपने गोशवारा ही नहीं बनाया, 2 महीने गुजर गए, 1.5 महीना गोशवारा देर से आता है, गोशवारा देर से आता था। आजकल हालात भी तो देखे जा सकते हैं जिस तरह के हालात हैं। देखिए माशाल्लाह जी आपकी इकॉनमी जो है वो बेहतर प्रोजेक्ट कर रही है। कोविड के जो देखें अब चौथा जो फेज जा रहा है, किसी नहीं सरकारी तर्जुमान वाली बात ना करें, आम आदमी के हालात बड़े खराब हैं। नहीं उसमें मैं बिल्कुल आपके सरकारी तर्जमान को छोड़ते हुए उस पहली बात तो आपने खुद कर दी कि हमारा माइंडसेट होता है कि हमने आखिरी रात पढ़ना होता है, एज ए स्टूडेंट भी हमने आखिरी रात एक काम करना होता है। 30 सितंबर लास्ट डेट है। देखें लास्ट डेट है, इसमें कोई इस वक्त तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई सिस्टम चोक हुआ है क्योंकि लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। आखिरी दिन वो सिस्टम इतना ज्यादा बिजी हो जाता है। अखबार में आया था कि आजकल मतलब बहुत ज्यादा रश हो गया है और सिस्टम आपके इशू चल रहा था। अच्छा दूसरी बात ये कि आज 27 तारीख है, ठीक है, आज 27 तारीख है, 4 दिन टोटल पड़े हुए हैं। आपके पास जो एक मतलब तादाद है वो पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन वो जो पेशावर किस्म के सुस्त और वजूद लोग हैं उनके लिए भी तो कोई रियायत होनी चाहिए ना, जैसे मैं हूँ। सुस्त लोगों के लिए क्या रियायत होनी चाहिए? तो थोड़ा सा और एक्साइट कर दें। जो सोए रहते हैं तो जाहिर है उनको फिर उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है, होता है वो खोता है। वो इसी तरीके से जी आपको इसमें कितनी कॉस्ट होगी जिसने टैक्स पे नहीं किया, गोशवारे देखें। जब उसके बाद एक तो ये होता है कि जी आप फौरी तौर पर जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है उससे निकल जाएंगे, जो उससे आप निकल जाते हो और उसमें आने के लिए आपको बहुत थोड़ा सा जुर्माना है, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर अपना एक बंदा सुस्ती कर रहा है तो सुस्ती की कीमत देके वो फिर सिस्टम में आ सकता है। देखिए उसमें 2000 रुपए उन्होंने रखा हुआ है कि एक आम ताजिर जो है या इंडिविजुअल जो है वो 2000 रुपए दे देगा तो ठीक है जी, उसके बाद वो वापस आ जाएगा। हाँ इसमें यह कि जी लॉ में भी गुंजाइश है। बाज़ औक़ात अभी एक शाकिर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जी एक बंदे को कोई बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, मजबूरी है, तो वो कमिश्नर को अप्लाई कर सकता है। कानून में इसका बाकायदा यानी कि वो एक तरीका मौजूद है। यही पूछना चाह रहा था। आपको 15 दिन की एक्सटेंशन मिल जाएगी और अगर खुदा ना खास्ता आपके सर्कमस्टेंसेस इस किस्म के हैं कि आप उस 15 दिन में भी गोशवारा नहीं दाखिल करा सकते तो आपको 15 दिन का मजीद हो जाता है। जो हमारे गवर्नमेंट मुलाजिम है, क्योंकि इस साल जो लास्ट साल काफी ज्यादा लोग ऐड हुए, अब सरकारी मुलाजिम ये कहते हैं कि यार मेरी तनख्वाह से कट जाता है तो उसको भी जमा कराना है। हाँ देखिए एक टैक्स कट जाना और उस कटे हुए टैक्स को हमें बताना इतना सा फर्क है कि हम उससे मजीद टैक्स नहीं लेंगे। हो सकता है कि उसका टैक्स किसी और मद में इस ज्यादा कट गया हो तो हमें उसे वापस भी करेंगे, रिफंड होगा। ठीक है, उसका भी एक प्रोसीजर है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जी कौम थोड़ा कहती है कि नहीं जी आप लोग वापस नहीं करते, तो जाहिर है कि जी उसके लिए हमें आपको सबूत आपने देना है। साहब आपने खुद ही एक मुश्किल बात कर दी है और मुश्किल बात से एक और मुश्किल सवाल आ गया है। जी बिल्कुल। अच्छा रिफंड वाले बड़े रुलते हैं, रे से रिफंड है, रे से रुलना है,
तो ये इसको कैसे आसानी में तब्दील कर सकते हैं? देखिए उसमें सिंपल सी बात है कि जी आपने पहली तो बात है गोशवारा दिया हुआ है जी। गोशवारे में आपने ये हमें कहा है कि जी मेरे जी इतने पैसे इस मद में कट गए, इतने इस हेड में कटे हैं, तो उसका सबूत तो आपने देना है। आपने देखें अप्लाई तो मुझे करना है कि जनाब मेरा ₹1,00,000 टैक्स बनता था, मेरे 2 लाख कट गए हैं जी, लाख अपना टैक्स अपने हुकूमत ने पहले ले लिया तो बाकी वापस किया जाए। और पिछले 2 साल से कितनी प्रैक्टिस है? हम वही देख रहे हैं कि आप पिछले 2 साल से ये देखें कि हमने तकरीबन अरबों के हिसाब से उनका रिफंड दिया है उन लोगों को। ठीक है। और जो कि शिकायत हमें इस सिलसिले में ओम्बड्समैन के पास जाती थी वो 50% से भी कम हो गई हैं। हाँ, अगर किसी बंदे ने खुद ही माजी में इस सिस्टम में क्या कुछ बेहतर बनाया जा रहा है? बहुत ज्यादा बेहतर है जी। वही कह रहे हैं कि जी अब तो गवर्नमेंट कहती है कि जी बल्कि ये FBR की ये स्टेटेड पॉलिसी है कि उसी साल का रिफंड आप उसी साल दे दें उसको। ठीक है। उसी साल अच्छा वापस करें, मगर आप अप्लाई करें और एप्लीकेशन में जो प्रेस्क्राइब जिस तरह आपका रिटर्न होता है उसके साथ जो आपने डिक्लेयर किया हुआ था कि जी मेरे ये चीजें एक्सेस है और ये उसका सबूत है, CPR जिसको कहते हैं जी, या कटौती का एक सबूत है, वो तो हमें वेरीफाई करना है। उसके बाद प्रोसेस आसान बना दिया गया और ये जी प्रैक्टिस जारी है। डेफिनेटली जी, हर वो साल किसी के बाद वक्त भी अच्छा, अपना इसमें ये बताएं कि ये तो हम सारा पूरा प्रोग्राम हमारा हमने कि जी टैक्स लेना है, ले रहे हैं, ये है वो है, कानून के अंदर कोई ऐसा मतलब चीज़ है कि एक बेवा औरत है जी, उसके पास प्रॉपर्टी है और उसके पास लेकिन आमदनी नहीं है, बस वो एक मखसूस उसके लिए कोई रैत है जी, उसको बेवा अगर देखिए अगर उसका कोई बिजनेस नहीं है और वो उसका कोई अर्निंग या उसने किसी अपने आप को इसी तरह के किसी एडवेंचर में या कारोबार में मुलविस नहीं किया हुआ, ये उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है और उसको उस तरह की इनकम नहीं आ रही है और उसको मियाँ से या घर वालों से या कोई इस किस्म की एक चीज़ मिली है विरासत में और वो एक मकान की या गाड़ी की अगर वो एक मालिका है तो उसके लिए सिर्फ इसी बेस पर टैक्स देना या गोशवारे देना उसके लिए लाजिम है। जी बिल्कुल, ये छूट है आप जी उसके लिए छूट है। 30 सितंबर जो है आम सबके लिए है या कंपनीज के लिए भी 30 सितंबर? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी। कंपनी के लिए जो है 2 किस्म की कंपनीज होती हैं, एक होती हैं जो कि कैलेंडर ईयर को ठीक है अपना टैक्स साल बनाती हैं या उसको उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, एक होता है फाइनेंशियल जी। फाइनेंशियल ये हो गया कि अगर उसका 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को खत्म हुआ है तो उसका गोशवारा जो आना है वो मुझे आना है 31 दिसंबर को। ठीक है, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड हिसाब किताब उसने ज्यादा रखने होते हैं तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि जी आप जो है इतना टाइम ले ले। ठीक है। हाँ, अगर किसी का एक कैलेंडर ईयर है कि उसने 1 जनवरी से लेके उसने 31 दिसंबर तक लाना है तो उसको फिर इस सितंबर में 30 सितंबर तक 30 सितंबर में कंपनी को भी देना है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस को भी अभी देना है गोशवारा, या बाज़ औक़ात अब शाकिर साहब बैठे हैं NGO होती हैं, NPO होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर क्योंकि उनका कंपनी का स्टेटस होता है तो उन्होंने भी आके आपको 31 दिसंबर को देना है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो शाकिर साहब से जानेंगे कि इस हवाले से मजीद क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, पब्लिक को एतमाद कैसे दिलाया जा सकता है, जो हुकूमत की जानिब से एक जो महंगाई का फैक्टर है ऊपर से टैक्सेस हैं तो किस तरह से ये वर्किंग बेहतर हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम टैक्सेस के हवाले से बात करें तो हम शाकिर साहब के पास देंगे। शाकिर साहब जी, जो अब सूरत हाल हमने बात की, जिस तरह बोडलर साहब ने बताया, एक जानिब अदारों की जानिब से कुछ प्रॉब्लम आते हैं, बाकी पब्लिक की जानिब से आते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, डॉलर 169 पे, महंगाई का फैक्टर की हर कोई बात कर रहा है, तो टैक्सेस देना इस वक्त कितना लाजमी है? और अगर इस तरह के हालात की बात करें किस देखिए, हालात की जहाँ तक बात है उसमें पूरा मुल्क जो है वो कोविड की वजह से डिस्टर्ब है और ख़ास तौर पर जो रिटेलर है, जो दुकानदार था, उसके टाइमिंग कम हो गए, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। साथ मतलब है कि हफ्ते में 2 दिन मतलब मोस्टली मतलब बिजनेस बंद रहा। ज़ाहिर जब सोर्सेज नहीं होंगे तो मार्केट में बायर भी नहीं है, साफ सी बात एक। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की तरफ से एक रेट होती है तमाम चीज़ों के कंट्रोल करने की रेट्स को, वो नहीं रही। मिसाल के तौर पर अद्वियात की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खाने पीने की अशिया मतलब है उसमें सारी आ गई हैं। हमारा जो जिस चीज़ों को हम काश्त करते हैं, आटा महंगा है, सब्जी महंगी है, उस पर भी कोई रेट नहीं है। खाली ये बात कह देना कि इस मरतबा कपास की फसल बहुत अच्छी है, वो टेक्सटाइल का जो शोबा है नो डाउट उन्होंने बहुत कमाया है, लेकिन एक शोबे के कमाने से बाकी शोबे कवर नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात यह है जो आपके सवाल के अंदर ही एक छोटा सा जवाब था
कि इतने बुरे हालात के अंदर हम इनको क्यों दें? जब इनकम ही नहीं है तो इनकम टैक्स क्यों दें? ये एक बड़ा मतलब साफ सुथरा सा फार्मूला है। इनकम होगी तो हम खुद चले जाएंगे। अब बाज़ जगह पर मजबूरियां हैं। मजबूरी ये है कि मसलन घर के अंदर मेरी वालदा वाले सब बीमार हैं, मुझे उनका एसी चलाना ही चलाना है, चाहे मुझे कर्ज लेकर बिल देना हो। अगर उसको देखकर कहीं जिनका तो घर का बिल इतना ज़्यादा आ गया है, आप अपने चीज़ों को लाइन अप कर लें, वो भी अच्छा, फिर वो टैक्स काट रहे हैं। और बिजली के बिल के अंदर पता नहीं कितने किस्म के टैक्स हैं, वो गिनने बैठे तो वो 8-9 टैक्स लग जाते हैं। ये बिजली का है। इसी तरह हर शोबा जो है वो मुतासर हुआ। मैं चाहता हूँ आबिद रज़ा बोतला साहब एक ईमानदार अफसर, एक दूसरा ये है कि इन्होंने ऑलमोस्ट तमाम सीटों पर काम किया है, अब तो की पोस्ट पर बैठे हैं। इनके पास आवाम के मसाइल का इदराक है। ये जब पॉलिसी बनती है तो ये बता सकते हैं कि इन हालात के अंदर हमने आवाम को क्या रिलीफ देना है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ठीक है ये पॉलिसी टोटल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, बनाने में भी इतना रोल होगा, लेकिन हुकूमत को स्ट्रिक्टली बताएं कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, ये सन ऑफ द साइल हैं, इस शहर के बेटे हैं, तालीम, गमी, खुशी, हर चीज़ इनकी इस शहर के साथ जुड़ी हुई है। इस शहर के तमाम लोगों को जानते हैं। सबसे अहम बात यह है, इनसे कोई चीज़ नहीं छुपी हुई। इसलिए इनको चाहिए कि साउथ के लिए, इस इलाके के लिए कोई खुसूसी पैकेज देखें कि हमने कितना सफ़र किया है, ताकि इनको भी पता चले कि मैं अपने शहर में एक बहुत बड़ी पोस्ट, ये इज़्ज़त है खुदा की तरफ से, वालिदैन की दुआएं हैं, तो कुछ करना चाहिए। और अगर ये करेंगे तो लोग इनको याद रखेंगे। वरना सर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डिमांड्स लाजमी बातें हैं, आपने शहर को सर्व किया है उस हवाले से। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर को, मेरा चूँकि अपना शहर है, खूबसूरत भी है, लोगों में बहुत ज़्यादा एक जज्बा भी है, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के, टैक्स में भी मुझे कोई किसी किस्म के मसाइल नहीं है। जितनी इनकम है उससे ज़्यादा ही बाज़ औक़ात टैक्स आता है, जो कुछ भी है। अब उसमें बात सिर्फ वही आ जाती है कि कुछ पॉलिसी मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि पॉलिसी जब भी गवर्नमेंट बनाती है तो एक ओवरऑल पिक्चर को, एक इकॉनमी को सामने रख के बनानी पड़ती है। बाज़ औक़ात आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशो जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। अगर हर चीज़ हमने तकरीबन बाहर से ही मंगवानी है, और ख़ास तौर पे जो हमारा फ्यूल का मसला है या ऑयल है, ये जब इतना बड़ा यानी कि हमारा मेजर चंक जो है वो बाहर चला जाता है तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, उस इम्बैलेंस को क्रिएट जब हो जाता है तो उसको मीट करने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट उतनी बढ़ानी है, और जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव भी देती है। उन्हीं के ही रिफंड जो हैं बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोसेस होते हैं उनकी, ताकि लिक्विडिटी का कोई उनको क्रंच ना आए, और एक्सपोर्ट आ जाएंगी, बैलेंस बराबर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा, अगर डॉलर हमारे पास आ जाते हैं तो डॉलर की कीमत पे भी जाहिर है ला माला उसके असरात अच्छे पड़ेंगे। अब जब आप मार्केट में बैठे होते हैं तो मार्केट मैकेनिज्म जो है वो आपको मद्देनजर रखना पड़ता है, और यही अवाम, हम ही लोग हैं ना जी, यानी कि बेचने वाले भी तो यहीं से हैं, चीज़ें जनरेट करने वाले भी यहीं से हैं, और ख़रीदने वाले भी यहीं से हैं। तो इनका एक अपना, एक तो लॉ तो है ही है, एक इसके अलावा अपना एक इखलाकी तौर पे भी एक चीज़ होता है कि मेरा कितना मुनाफा होना चाहिए, या मैं अपनी एक चीज़ होल्ड कर रहा हूँ या मैं उसको स्टॉक कर रहा हूँ तो मुझे नहीं करनी चाहिए। देखिए, लॉ जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, लॉ के लिए तो जाहिर है उसने हर चीज़ देखनी होती है, मगर हर चीज़ वो नहीं देख सकता। कहाँ पे इवेजन हो रही है, कौन सही दे रहा है, जो कुछ भी है, एक दफा तो यूनिवर्सल अपनी जिम्मेदारी है, वो भी जिम्मेदारियां अपनी माशरे की भी हैं। तारकीन वतन के लिए साउथ पंजाब की बात करें तो काफी ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, और उनके लिए कोई सहूलत? देखें, उनके लिए तो गवर्नमेंट जो है वो खास तौर पे शुरू दिन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उनकी मुश्किलात, तकालीफ जितनी हैं उनके लिए तो हर किस्म के स्टेप लिए जाते हैं। बाकी जो तरसीलात ज़र हैं, उन्होंने, क्योंकि ये पहले ज़्यादा पैसा आता था हुंडी और हवाले के ज़रिए, उस चीज़ को उन्होंने रेगुलराइज कर दिया कि आप थ्रू बैंकिंग चैनल आएँ तो आपके जनाब वैलिड रिसोर्सेज हैं, आप उसको माना जाएगा। बल्कि FBR ने भी अब तो सर्कुलर जारी कर दिया है कि जी अगर वो स्टेट बैंक आपको बता देता है कि जी ये इस तरह हमारे ज़रिए ये पैसे आए हैं और इस तरीके से आए हैं, तो बिल्कुल वैलिड वाइट किस्म का सोर्स है। अपनी जायदाद बनाएं, यहाँ पे अपनी चीज़ें खरीदें, अपने तमाम पिछलों का जितनी भी केयर कर सकते हैं वो करें।
तो तारकीन वतन के लिए तो बिल्कुल ये आसानी है बिल्कुल उनके आसानी। हाँ, अगर ये है कि जी एक बंदा रिकॉर्डेड ही नहीं है, वो पुराना जो तरीका था उसके जरिए पैसे आते हैं, तो उस वक्त प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अदरवाइज उनके लिए तो सबसे ज्यादा उसके लिए अच्छा, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो मुहिम आपकी चलाई गई कितनी कामयाब रही और कितनी बेहतर बनाई जा सकती है? देखिए, इस मुहिम में हमें तावन शामिल रहा है टैक्स पेयर कम्युनिटी का भी, और सबसे ज्यादा जो हमें तावन आया है वो सैलरी क्लास का आया है। तनख्वाहदार तबके ने ये अपने एक बात भी हुकूमत जब फिगर देती है, अक्सर कहा जाता है कि यार सरकारी मुलाजमीन को आपने ऐड करके आपने कह दिया कि हम इतने लाख इजाफा कर दिया, तो ये कोई कामयाबी नहीं है। जब आम लोग आएंगे तब कामयाबी है। देखिए, यही तो बात हो रही है कि जी एक टैक्स पेयर, जिस तरह इन्होंने कहा है, हमारा एक कल्चर इस तरह का बन गया है जी कि हमने दुकान सुबह नहीं खोलनी जल्दी, ग्राहक ने जल्दी नहीं आना, और शाम तो लेट तक हमने एक सिस्टम को चलाना है जी। जाहिर है कि जी फिर क्लोजिंग भी हमारी लेट होगी। तो इस माइंडसेट को भी तो हमें तब्दील करना है कि हम अगर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है, सारा कुछ है, सुबह भी उठते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सारा काम हमारा बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, और उसकी जो बरकतें हैं वो हम क्यों नहीं समेटते उस वक्त, हम क्यों शाम तक लेट जाते हैं? ये सारा इसमें जाहिर है कि ताजर के पास जब एक खरीदार ही नहीं आएगा उठ के, तो उसने दुकान खोल के बिजली ये वो क्यों अपना एक ज्यादा नुकसान करे? वो उसी वक्त आएगा जब ताजर आएगा, जब वो दुकानदार कस्टमर आएगा। तो कस्टमर या एक सिस्टम आप जब बंद कर देंगे शाम को, सुबह जल्दी खुलेगी और उसको भी पता होगा कि मेरे पास इतना टाइम। रूटीन लास्ट में 30 सितंबर लास्ट डेट है। हमेशा की तरह हमें ये तो नहीं सुनना होगा कि वेबसाइट बैठ गई, सिस्टम काम नहीं कर रहा, कोई इस तरह से मुतबादिल तैयारी है? देखिए, मुतबादिल तैयारी देखिए लाभ है कि जी अगर किसी बंदे का सिस्टम में वो नहीं गोशवारा फाइल कर पा रहा, उसको दिक्कत आ रही है, तो ये हमें वो डिक्लेयर करेगा, बताएगा जी कि ये प्रॉब्लम है, और हमें भी पता होता है कि सिस्टम जैसे बोलता साहब, हम जाते हैं नादरा के दफ्तर में पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो कहते हैं 3 बजे तक का वक्त है, तो 3 बजे तक जो हाल के अंदर एंटर हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, जिसने एप्लीकेशन फाइल कर दी है भले टाइम पर, मतलब 30 जून को सपोज 30 सितंबर से पहले हमें बता देता है जी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, एक तो वो है, हम उसको 15 दिन की किस तरह से वो करने करे? वो एप्लीकेशन तो देखें ऑनलाइन सिस्टम है, उसने ऑनलाइन हमें अप्लाई कर देना है, घर बैठा कर दे। देखें, वो जिस सिस्टम पे भी बैठा है वही सिस्टम से हमें इंटीमेट कर दे कि जी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ जनाब अली, और मुझे ये देखिए हमें भी पता है कि उसकी जेन्युइन कॉज है, तो हम 15 दिन की उसको एक्सटेंशन देते हैं लॉ में। हाँ, ये है कि जी मैं सुस्ती की वजह से, या मैं जनाब अली सोया रहा हूँ, या मेरा दिल नहीं किया, या भी होती है, हाँ कुछ नहीं, तो फिर उसके लिए मुश्किल है। वो हम देखें फिर केस टू केस देखते भी हैं, और जेन्युइन कॉज पे हम वो 15 दिन भी देते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता उसको इससे भी ज्यादा कोई ज्यादा इमरजेंसी थी या कुछ उसके हालात इस किस्म के थे, तो मजीद 15 दिन आगे भी हम उसको कर सकते हैं, मगर ये बहुत कम होता है, केस टू केस। उसमें है कि 1 महीने तक आप उसको लीव दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एप्लीकेशन और सारा प्रोसेस बताना होगा। बिल्कुल बताना पड़ेगा। उसके बाद जब ये टाइम होगा और फिर भी वो नहीं देता, तो फिर जाहिर है कि उसको उसकी कीमत जुर्माने की शक्ल में अदा करनी पड़ेगी। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकलेगा, उस पर वापस आने के लिए कुछ जुर्माने देने पड़ेंगे, और अगर जितने दिन डिफॉल्ट है उसका सरचार्ज भी देना पड़ेगा। लास्ट में क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, और जो ताजरों के हवाले से उसके हवाले से? देखिए, ताजरों को हर साल जब बजट आता है, बजट के अंदर नई चीज़ें, नए फीचर्स आते हैं, ताजर हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, लेकिन एक पहलू ये भी सोचना चाहिए ताजरों को कि वो सारा साल प्रॉपर्टी में इजाफा करते हैं, नई व्हीकल्स खरीदते हैं, होटलिंग करते हैं, सैर सपाटे को जाते हैं। अगर आप ईमानदारी से कुछ हिस्सा, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, उतना हिस्सा दे दें जो इनके लिए ऑक्सीजन का काम करे। हुकूमत का निज़ाम चलाने के लिए आपको एक इदारे पर क्यों हो, आप भी उसका हिस्सा हैं, बतौर पाकिस्तानी उसका हिस्सा बने। पाकिस्तानी उसका हिस्सा बने कि ये पाकिस्तान हमारा है और हमें मिलकर इसको चलाना है। लास्ट में सर क्या मुख्तसरन क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, इससे बेहतर और कोई पैगाम नहीं हो सकता कि जी हमने इस मुल्क को जिस तरीके से बनाया है और उसी तरीके से संवारना भी है, और जाहिर है संवारना है, जिम्मेदारी हमने अपनी बिल्कुल जितनी ईमानदारी से जितनी बनती उतनी अदा करें, ज्यादा बर्डन ना ले। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शाकिर हुसैन शाकिर साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की कि जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, हमारा मुल्क है तो हमें इसको ऑन करना होगा, जो टैक्स का जितना हिस्सा बनता है अगर वो हम अदा करना शुरू कर दें तो यकीनन जो इस हवाले से आए रोज़ जो हुकूमत को उसके साथ साथ हम दीगर चीज़ों में गिला करते नजर आते हैं, तो उनमें कमी आ सकती है, और उसके साथ साथ हुकूमत को भी सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, और जो टैक्स अदा करने वाले हैं उनको सहूलियात देना होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।